क्या हुआ? 18वीं मंजिल पर लौटने के बाद चेनशिंग और बाकी लोग रिवेरा टाउन पहुंचे और देखा कि रिवेरा टाउन के लोग चौक पर जमा हो गए हैं। डियोना ने हैरानी से चिल्लाया, अरे जब हम आज सुबह निकले थे तब तो सब ठीक था। डियोना ने कंधे उचकाए। चलो जाकर देखते हैं, लेफिया ने सुझाव दिया। ठीक है, चलो जाकर देखते हैं। आखिरकार हमें आज रात यहीं रुकना है, इसलिए हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। डियोना ने सिर हिलाया और फिर समूह चौक की ओर चल पड़ा। चेनशिंग भीड़ के पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन उसकी नजर चौक पर टिक गई। अगर मुझे ठीक से याद है तो यह सब इसी समय हुआ था, क्योंकि गिल्ड शैडो सेज फेल्स ने गणेश कबीले के हार्ड फिस्ट फाइटर हगाना को 30वीं मंजिल पर फेरी एसेंस ऑर्ब लाने के लिए भेजा था और फिर ऑर्ब को संपर्क व्यक्ति को सौंपने के लिए वापस यहीं भेजा था। गोला सौंपने के बाद हगाना रेविस के जाल में फंस गई, जिसे पतित परी ने परी गोला वापस लाने का आदेश दिया था और एक सम्मानित 4.4 साहसी पल भर में मारा गया। उसके बाद रेविस ने एक नए प्रकार के मांसाहारी पौधे जैसे राक्षस को नियंत्रित करते हुए रिवेरा शहर पर हमला कर दिया, इस उम्मीद में कि इस अराजकता से परिगोला चुराने वाले व्यक्ति को ढूंढ निकाला जा सके। लेकिन क्या यह सब इसी समय हुआ? लोकी परिवार के 760 अभियान को लगभग आधा महीना बीत चुका है और रिवेरा पर हमले और बचाव के दौरान फिन और रिवेरा एक साथ कालकोठरी में चले गए। उसके बाद एस ने अकेले ही 37वीं मंजिल के फ्लोर मास्टर उदायोस को भी मार गिराया और 4.6 में अपग्रेड होने का कारनामा कर दिखाया। लेकिन अब लगता है कहानी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। छोड़ो, ये थोड़ा हटकर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी इस कहानी का पीछा नहीं करूंगा, मन ही मन सोचते हुए चेनशिंग एस और दूसरों के पीछे चौक पर चला गया। इस समय चौक पर रिवेरा टाउन का मैनेजर पोरस रिवेरा टाउन के एडवेंचरर्स की तलाश में पुरुष और महिला एडवेंचरर्स की 2 टीमें बना रहा था, लोकी परिवार से और ये स्वॉर्ड प्रिंसेस और बाकी लोग हैं। आप लोग इस समय यहाँ क्यों हैं? एस और दूसरों को देखकर बोरस ने तुरंत सिरदर्द से अपना माथा पकड़ लिया। आज दोपहर रिवेरा टाउन के एक होटल में हत्या हुई थी। गहन छानबीन के बाद बोरस को पता चला कि मारा गया साहसी व्यक्ति गणेश कबीले का था और वह हगाना था, जो चौथे स्तर का एक शक्तिशाली मुक्केबाज था। इसके अलावा हगाना की मृत्यु के समय उसने पूरा होटल बुक कर लिया था और एक महिला को सराय में ठहराने के लिए लाया था। अब सबसे बड़ा संदेह एक महिला पर है, जो कम से कम चौथे स्तर की एक बेहद शक्तिशाली महिला साहसी है और हगाना को मार सकती है। बोरस अब इस महिला साहसी की तलाश में है। हालांकि हंगामा न मचाने के लिए उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों की तलाशी ली। बोरस को विश्वास है कि हगाना की हत्या करने वाली इस महिला साहसी को ढूंढते ही वह रिवेरा शहर की सारी शक्ति जुटाकर उसे मार गिरा सकता है। लेकिन अब हगाना को मारने में सक्षम 3 महिला साहसी अचानक सामने आ गई हैं और बोरस स्वाभाविक रूप से सिरदर्द बन गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? पोरस डियोना पास आकर पोरस से पूछने लगी। पोरस को स्वाभाविक रूप से यह नहीं लगा कि हसाना का हत्यारा लोकी परिवार का सदस्य था। पहली बात तो यह कि लोकी परिवार किसी पर भी यूं ही हमला नहीं करता और यह ऐसी बात थी जिसे राजकुमारी ओरारियो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अगर उन्होंने ऐसा किया भी होता तो यह बहादुर आदमी ही था जिसने आदेश दिया और खुलेआम हमला किया। दूसरी बात, उसे उन तीनों की स्थिति का कुछ अंदाजा था। एस और बाकी 2 कभी भी पुरुषों को लुभाने के लिए कुछ नहीं करती। टियोना तो पुरुषों को लुभा ही नहीं सकती थी। टियोना कहा जाता है कि वह फिन से प्यार कर सकती थी। जहां तक ऐसी की बात है, इस आदमी की तो बात ही छोड़िए, सब जानते हैं कि ऐसी तीनों वाली लड़की है और उसके लिए ऐसा करना असंभव है। जहां तक लेफिया की बात है, अगर कोई कमजोर जादूगरनी भी हनी ट्रैप का इस्तेमाल करे तो भी वह एक भी 4 मीली एडवेंचरर को नहीं मार सकती। इतना ही नहीं, लेफिया अपनी स्वच्छता के लिए मशहूर एक एल्फ है, इसलिए उसके लिए ऐसा करना और भी असंभव है। आखिरी वाले के बारे में हम मॉर्निंग स्टार ऐसी और बाकी लोगों के पीछे मॉर्निंग स्टार को देखकर बोरस अनजाने में चिल्ला उठा। नमस्ते। मॉर्निंग स्टार ने हल्के से सिर हिलाकर बोरस का अभिवादन किया। मैं बोरस हूं, कृपया मुझे सिखाएं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे और आप लोकी के परिवार के लोगों के साथ हैं। बोरस ने सिर हिलाया, अपना परिचय दिया और फिर कुछ हैरानी से कहा, क्या आपको हत्यारा मिल गया? मॉर्निंग स्टार ने सिर हिलाया और फिर पूछा। आधे घंटे से तलाशी चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि हत्यारा रिवेरा टाउन से निकल चुका हो। बोरस ने सिर हिलाया और आह भरी। रिवेरा टाउन के प्रबंधक होने के नाते यहाँ हुई हत्या के मामले में वह स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार है और हत्यारे को ढूंढने की जिम्मेदारी भी उसी की है। अगर वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। भले ही उसे प्रबंधक पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन वह अन्य साहसी लोगों का विश्वास भी खो देगा और रिवेरा टाउन में कई वर्षों से रह रहे इन साहसी लोगों को एकजुट करना मुश्किल हो जाएगा। इसी समय ऐसी को कुछ महसूस हुआ और वह उछलकर चौक के बाहर की ओर दौड़ पड़ी। क्या हुआ? ऐसी की हरकत देखकर बोरस तुरंत समझ गया कि ऐसी ने कुछ पता लगा लिया है और जल्दी से चिल्लाया। लेकिन ऐसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे अपने गंतव्य की ओर भागी। डायोना, लेफिया, मेरे पीछे आओ। मॉर्निंग स्टार ने डायोना और लेफिया से कहा। मैं अब चलती हूँ। डियोना ने दूसरी पीढ़ी के उर्गा को लहराया और मॉर्निंग स्टार के आदेश से नाराज हुए बिना तेजी से बाहर भाग गई। जी श्रीमान मॉर्निंग स्टार। लेफिया ने भी धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर एक जादुई छड़ी लेकर उसके पीछे पीछे चली गई। मॉर्निंग स्टार, तुम क्या कर रहे हो? यह सब देख रहा बोरस दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मॉर्निंग स्टार जैसा नया साहसी पहली स्तर की साहसी डियोना और 1000 परियों को, जिनके पास पहली स्तर की जादुई शक्ति बताई जाती थी, आदेश दे सकता है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मॉर्निंग स्टार की बात से सहमत हैं। क्या मैं अभी भी सो रही हूं? मैं सपना देख रही थी। लेकिन मॉर्निंग स्टार ने बोरस की बात अनसुनी कर दी। मॉर्निंग स्टार, क्या हमें तुम्हारे पीछे नहीं आना चाहिए? डियोना मॉर्निंग स्टार के पास गई और उससे पूछा।
मॉर्निंग स्टार ने डियोना और लेफिया को पीछे आने के लिए कहा, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। डियोना ने सोचा कि कोई कारण जरूर होगा, इसलिए वह उसके पीछे नहीं गई। ऐसी और बाकी लोगों को इससे निपटने दो, चलो पहले यहाँ की स्थिति से निपटते हैं। मॉर्निंग स्टार मुस्कुराया और बोला, क्या ऐसी और बाकी लोगों ने यह नहीं कहा था कि वे उनसे सीखे कौशलों का परीक्षण करना चाहते हैं? रुई वैसी लगभग 4.6 की क्षमता वाला एक राक्षस सिर्फ इन दोनों को ही परीक्षण करने की अनुमति देता है। ऐसी अकेले रुई वैसी को नहीं हरा सकता, लेकिन डियोना की मदद से अगर वह उसे हरा भी न पाए तो कोई बात नहीं। यहाँ लेफिया भी है। जहां तक उसकी और डियोना की बात है तो पहले रिवेरा टाउन की स्थिति से निपटते हैं। यहां पहुंचने के बाद मॉर्निंग स्टार ने लाइट वेन खोली। लाइट वेन खुलते ही रिवेरा टाउन की स्थिति लगभग मॉर्निंग स्टार की नजर में आ गई। अच्छे दोस्त, मॉर्निंग स्टार महिला साहसी की तलाशी के कामुक दृश्य का जिक्र नहीं करेगा। रिवेरा टाउन के भूमिगत हिस्से में वहां छिपे नए प्रकार के नरभक्षी पौधे जैसे राक्षसों ने मॉर्निंग स्टार को परेशान कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? डियोना थोड़ी झिझकी। अचंभित। मॉर्निंग स्टार, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? डियोन ही नहीं, बोरस भी अचंभित था। मेरे पास ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं अपने आसपास जीवन की सांस महसूस कर सकता हूं। हमारे पैरों के नीचे बहुत सारी राक्षसी सांसें छिपी हुई हैं, हत्यारा शायद कोई वशीकरण करता है। बोरस, जाओ और साहसी लोगों को इकट्ठा करो और युद्ध की तैयारी करो। मॉर्निंग स्टार ने अपने पैरों के नीचे जमीन की ओर देखते हुए हल्के स्वर में कहा। यह सुनकर डियोन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर जल्दी से बोरस की ओर देखा, जो मॉर्निंग स्टार की बात सुनकर थोड़ा हैरान था। बोरस, जल्दी करो। बोरस मॉर्निंग स्टार के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन डियोन मॉर्निंग स्टार को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए मॉर्निंग स्टार को इस मामले में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। ओह ओह, डियोन के चिल्लाने पर बोरस ने भी प्रतिक्रिया दी। हालांकि वह मॉर्निंग स्टार पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था, लेकिन डियोन, जो एक प्रथम स्तर की साहसी थी, मॉर्निंग स्टार पर इतना विश्वास करती थी, और मॉर्निंग स्टार अभी अभी डियोन और लेफिया को आदेश दे पाया था, इसलिए बोरस ने सोचा कि उसे एक बार विश्वास कर लेना चाहिए। अगर नहीं तो वह सोचेगा कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, लेकिन अगर सच में जमीन के नीचे राक्षस छिपे हुए हैं तो वह पहले से तैयारी भी कर सकता है। बिना किसी झिझक के बोरस तेजी से चला गया। यहां आकर उसने साहसी लोगों को बुलाने का फैसला किया। मॉर्निंग स्टार, जमीन के नीचे छिपे राक्षस, क्या वे वही नए राक्षस हैं जिनसे हम पहले जमीन पर मिले थे? बोरस के जाने के बाद डियोन ने मॉर्निंग स्टार से पूछा। जिन राक्षसों को वह जानती थी उनमें से केवल 37वीं मंजिल पर रहने वाले धरती से जन्मे लोग और कंकाल सैनिक ही जमीन के नीचे छिपे रह सकते थे। 3.1 इसके अलावा ये वही राक्षस थे जिनसे पिछले राक्षस उत्सव के दौरान जमीन पर सामना हुआ था। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि जमीन के नीचे छिपे हुए राक्षस वही थे जिनसे उसका सामना पहले राक्षस शिकार के दौरान हुआ था। हाँ वही, मॉर्निंग स्टार ने सिर हिलाया। सच में वही? यह तो मुसीबत की बात है। डियोन, जिसने नए प्रकार के मांसाहारी पौधे जैसे राक्षस से लड़ाई की थी, अच्छी तरह जानती थी कि वह कितना शक्तिशाली था। रिवेरा टाउन के साहसी आमतौर पर बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इस हमले में बड़ी संख्या में साहसी निश्चित रूप से घायल हो जाएंगे या राक्षस द्वारा मारे भी जाएंगे। चिंता मत करो, मैं बाद में जादू से इसे नष्ट कर दूंगा। यह वही है जिसका मैंने पहले राक्षस उत्सव में इस्तेमाल किया था। डियोन की चिंता को देखते हुए मॉर्निंग स्टार मुस्कुराई और बोली, हाँ तुम्हारा जादू भी बहुत शक्तिशाली है। ठीक है, मैं बाद में तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम जितना चाहो उतना जादू का इस्तेमाल कर सकती हो। डियोन को अचानक एहसास हुआ और फिर उसने गंभीरता से कहा, हाँ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि मेरा जादू तुरंत काम करता है। ऊर्जावान डियोन को देखकर चेनक्सिंग मुस्कुराया और बोला। यह सुनकर डियोन की आंखें फड़क उठीं और उसने चेनक्सिंग पर आंखें घुमाई। चेनक्सिंग। तभी जिस दिशा से ऐसी, डियोन और लेफिया पीछा कर रही थीं, वहां से एक जोरदार धमाका हुआ। बैंग। इस तरह की विनाशकारी शक्ति से लगता है कि सामने वाला दुश्मन 4.5 का है। ऐसी की तरफ से आ रहे जोरदार धमाके की आवाज और धमाके से पैदा हुई ताकत को महसूस करते हुए डियोन ने ऐसी के दुश्मनों का आकलन किया। यह लगभग उतना ही नुकसान था जितना उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करते हुए कालकोठरी में किया था। विनाशकारी शक्ति की तो बात ही छोड़िए, धमाके की आवाज भी लगभग वैसी ही थी। ऐसी की तरफ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। चेनक्सिंग ने ऐसी की तरफ की स्थिति पर नजर डाली और उसे ऐसा और डियोन के लाल बालों वाले अजीब से रेबिस से लड़ने का दृश्य याद आ गया। प्रकाश की किरणें उभरी और लेफिया को हर्मेस परिवार के जीवंत खजाने लुलने के साथ इस तरफ दौड़ते हुए देखकर वह बोला। उसकी आवाज बंद होते ही रिवेरा शहर में जोरदार धमाके सुनाई दिए और तंबू जैसे मांसाहारी पौधे जमीन से निकलकर पूरे रिवेरा शहर में फैल गए। उस समय पोरस ने अभी अभी साहसी लोगों को इकट्ठा किया था और उसे स्थिति की जानकारी देने का समय नहीं मिला था। जाओ इन राक्षसों को नष्ट करो। बोरस ने कुछ भी कहने की परवाह नहीं की। उसने जल्दी से आदेश दिया और अपने हथियार के साथ पास के पिरान्हा प्लांट की ओर दौड़ा। उसकी विशाल कुल्हाड़ी ने पिरान्हा प्लांट पर वार किया। हालांकि यह स्पष्ट था कि पिरान्हा प्लांट बोरस के हमले को बिना पलटवार किए नहीं छोड़ेगा। पिरान्हा प्लांट का स्तर 3 था और वह 3 लेवल पर भी बहुत शक्तिशाली था। बोरस के हमले को पिरान्हा प्लांट ने पूरी तरह से चकमा दे दिया और उस पर पलटवार किया। एक व्यक्ति और एक फ्लावर ने इस तरह लड़ाई लड़ी। बोरस द्वारा बुलाए गए साहसी लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इतनी ताकतवर राक्षस 18वीं मंजिल पर कब प्रकट हुई? 26 वास्तव में बोरस का मुकाबला कर सकती थी। आपको पता होना चाहिए कि बोरस एक 4.3 साहसी है और वह अभी भी बहुत ताकतवर है, अन्यथा वह रिवेरा टाउन का प्रबंधक नहीं होता। तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जल्दी करो और कुछ करो। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि आसपास इतने सारे राक्षस हैं? अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो रिवेरा शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। लड़ाई के दौरान बोरस ने अपने पीछे मौजूद साहसी लोगों की प्रतिक्रियाओं को एक एक करके देखा और वह तुरंत क्रोधित हो गया और जोर से दहाड़ा।
इस समय रिवेरा शहर के साहसी लोगों ने प्रतिक्रिया दी और पास के पिरान्हा पौधों पर हमला करने के लिए टीमें बना लीं। अकेले लड़ने की बात? मजाक मत करो, उनमें से ज्यादातर केवल 4.2 के हैं और कुछ तो 4.1 के भी हैं और 4.3 के तो बहुत कम हैं। यहां तक कि AV.3 के राक्षसों से लड़ना भी बहुत मुश्किल होता है और ये 4.2 या 4.1 अपने साथियों द्वारा लाए गए साहसी लोग अकेले लड़ रहे हैं। क्या यह किसी बूढ़े आदमी के आर्सेनिक खाने और जीवन से ऊब जाने जैसा नहीं है? अगर वे मिलकर लड़े तो वे पिरान्हा पौधे के राक्षस से निपट सकते हैं। हालांकि इन साहसी लोगों ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत को ज्यादा आंका और पिरान्हा पौधों की संख्या को कम आंका। ठीक उसी समय जब वे अभी अभी हैरान हुए थे, पिरान्हा पौधों की संख्या अचानक बढ़ गई, बहुत ज्यादा। रिवेरा के सभी साहसी लोगों को भी भेज दिया जाए तो भी वे इतनी बड़ी संख्या में पिरान्हा मछलियों का सामना नहीं कर सकते। कई साहसी लोगों से बनी टीम जल्द ही पिछड़ गई और पिरान्हा मछलियों से लड़ते लड़ते पीछे हटने लगी। हालांकि यह भी सामान्य बात है। मूल पुस्तक में रिवेरा पर आक्रमण और बचाव इसलिए सफल हो पाया क्योंकि लोकी कबीले के कई प्रथम श्रेणी के साहसी लोगों ने सभी पिरान्हाओं का सफाया कर दिया था। अन्यथा केवल रिवेरा के साहसी लोगों के भरोसे भारी जानमाल के नुकसान के बावजूद भी इस संकट का समाधान नहीं हो पाता। आखिरकार वहां 50-60 पिरान्हा थे। इसी समय चेनशिंग ने कहा, टियोन, तुम्हें बस दूसरों को राक्षसों का सफाया करने में मदद करनी है, मेरी चिंता मत करो। चेनशिंग ने अपने बगल में बैठी टियोन की ओर देखते हुए कहा, नहीं, अगर तुम अभी जादू करना चाहती हो तो तुम्हें किसी की निगरानी की जरूरत होगी। टियोन ने सिर हिलाते हुए दृढ़ता से कहा। वह तात्कालिक जादू के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वह एक बात जानती थी कि जब कोई जादूगर जादू करता है तो उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे परेशान किया जाता है तो जादू आसानी से विफल हो जाएगा। हालांकि कुछ जादूगर समानांतर मंत्रोच्चार कर सकते हैं और मॉर्निंग स्टार स्पष्ट रूप से एक जादुई तलवारबाज है, इसलिए वह ऐसा कर सकता है, लेकिन एक जादुई तलवारबाज के लिए भी जादू करते समय निर्बाध रहना सबसे अच्छा नहीं होता। इसलिए उसने मॉर्निंग स्टार के साथ रहने का फैसला किया ताकि वह राक्षसों के हमलों को रोक सके और मॉर्निंग स्टार शांति से जादू कर सके। डियोन को इतना दृढ़ देखकर मॉर्निंग स्टार ने अपना सिर हिलाया और जबरदस्ती नहीं की। डियोन की दयालुता के लिए धन्यवाद देने के बाद मॉर्निंग स्टार ने अपना जादू करना शुरू किया। प्रकाश की वर्षा, यह वही व्यापक क्षेत्र को ट्रैक करने और नष्ट करने वाला जादू है जिसका उपयोग मॉर्निंग स्टार ने पहले मॉन्स्टर फेस्टिवल में किया था। इसका उपयोग लाइट वेन के साथ किया जाता है। इस बार भी मॉर्निंग स्टार इसी तरह के जादू का उपयोग करने जा रहा है। मॉर्निंग स्टार के यहां आने के बाद से लाइट वेन सक्रिय है, लेकिन अभी तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मॉर्निंग स्टार को केवल प्रकाश की वर्षा को छोड़ना है। मॉर्निंग स्टार के सिर के ऊपर से एक छोटा सा जादुई घेरा निकला और आकाश की ओर उड़ गया, धीरे धीरे बड़ा होता गया और पलक झपकते ही उसने रिवेरा शहर के आधे हिस्से को ढक लिया। इस विशाल जादुई घेरे को देखकर हालांकि टियोन पहले से जानता था कि यह मॉर्निंग स्टार द्वारा छोड़ी गई जादुई शक्ति है, लेकिन मॉर्निंग स्टार के शरीर से इस जादुई घेरे को निकलते देख वह आ भरे बिना नहीं रह सका। यह वाकई एक विशाल जादुई घेरा है। हालांकि अगले ही पल टियोन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने आसपास मौजूद पिरान्हा मछलियों को मॉर्निंग स्टार की ओर दौड़ते देखा। जाहिर है मॉर्निंग स्टार द्वारा जादुई घेरा छोड़ते ही पिरान्हा मछलियां यहां की जादुई तरंगों से आकर्षित हो गई थीं। कमर पर बंधी कुकरी तुरंत म्यान से बाहर निकली और टियोन ने उसे अपने पिछले हाथ में पकड़ लिया। चेहरे पर मुस्कान लिए वह तेजी से बाहर भागा। तुम सब आओ और मर जाओ। टियोन को बाहर भागते देख चेनक्सिंग की आंखें थोड़ी सी फड़क उठीं। वाकई अमेजन तो अमेजन ही होती हैं। एक लड़ाकू जाति से जैसी उम्मीद की जाती है, वे सभी बहुत चिड़चिड़े हैं, खासकर टियोन जो अभी भी उनमें सबसे श्रेष्ठ है। मन ही मन थोड़ी शिकायत करने के बाद चेनशिंग की आंखें अचानक गंभीर और उदासीन हो गईं और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। प्रकाश की वर्षा, उसने मन ही मन कहा, और रिवेरा शहर के आधे हिस्से में फैले साहसी एक भयंकर प्रकाश में बदल गए और फिर उससे प्रकाश की धाराएं निकलीं जो रिवेरा शहर को लगातार नष्ट कर रहे राक्षसों पर बिजली की गति से हमला कर रही थीं। पल भर में 40 से अधिक मांसाहारी पौधे प्रकाश से भेदकर सीधे राख में बदल गए। इस दृश्य ने रिवेरा के उन साहसी लोगों को स्तब्ध कर दिया जो मांसाहारी पौधों के राक्षसों से लड़ रहे थे। दरअसल जब जादुई घेरा प्रकट हुआ तो रिवेरा शहर के साहसी लोगों ने इसे पहले ही देख लिया था। हालांकि वे पिरान्हा प्लांट से लड़ रहे थे और उन्होंने जादुई घेरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे बस थोड़ा ध्यान दे पाए और जादू के घेरे के फटते ही उससे बचने की तैयारी करने लगे। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि जादू के घेरे का जादू इतनी तेजी से और इतनी भयानक शक्ति के साथ फटेगा। जादू के घेरे से निकला जादू उस राक्षस को भेद गया जिससे वे लंबे समय से लड़ रहे थे और जिसे वे पल भर में नहीं मार पा रहे थे, और उसे तुरंत मार डाला। इतना शक्तिशाली, क्या यह लोकी के परिवार की 1000 बहनों का काम है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1000 परियों ने इस तरह के जादू का इस्तेमाल नहीं किया होगा। बोरस जिस पिरान्हा राक्षस की रक्षा कर रहा था वह भी भेद गया। इस समय उसने आकाश में धीरे धीरे गायब हो रहे जादू के घेरे को देखा और सबसे पहले उसके मन में लेफिया का ख्याल आया, क्योंकि अब रिवेरा शहर में केवल लेफिया के पास ही इतनी शक्तिशाली जादुई शक्ति है। हालांकि यह विचार आते ही बोरस ने स्वयं इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। हालांकि उसने लेफिया को जादू का प्रयोग करते हुए कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने सुना था कि लेफिया का जादू ऐसा नहीं था। बोरस, मैंने यह जादू पहले भी राक्षस उत्सव में देखा है। उस समय गणेश परिवार द्वारा बंदी बनाए गए जादू ने दंगा किया और कई राक्षस भाग गए, जिससे राक्षस उत्सव को काफी नुकसान हुआ। उस समय यही जादू प्रकट हुआ था और सभी दंगा करने वाले राक्षस पल भर में मारे गए थे। बोरस के पास खड़े एक साहसी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि इस जादू का प्रयोग कौन करता है? साहसी की बात सुनकर बोरस ने झट से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। कोई नहीं जानता कि इस जादू का प्रयोग किसने किया, लेकिन अब यह निश्चित है कि इस जादू का प्रयोगकर्ता रिवेरा शहर में है।
साहसी ने सिर हिलाते हुए कहा। यह सुनकर बोरस के मन में तुरंत मॉर्निंग स्टार की छवि उभर आई। किसी कारणवश बोरस को सबसे पहले मॉर्निंग स्टार का ही ख्याल आया, क्योंकि मॉर्निंग स्टार सबसे संदिग्ध है। प्रथम स्तर के साहसी लोगों को आदेश देने की क्षमता और टियोन का उस पर इतना भरोसा होने के कारण मॉर्निंग स्टार रिवेरा टाउन में सबसे अनोखा व्यक्ति है। यदि हम जादू के उपयोगकर्ताओं की बात करें तो सबसे अधिक संभावना मॉर्निंग स्टार की ही है। बाकियों के बारे में उसने कोई आग्रह नहीं किया। वह रिवेरा टाउन के साहसी लोगों के बारे में कमोबेश जानता था। लेफिया को छोड़कर किसी के पास इस तरह का जादू नहीं है, किसी के पास इस तरह की जादुई शक्ति नहीं है। हालांकि मॉर्निंग स्टार ने अभी अभी 4.2 में अपग्रेड किया है और उसे अभी तक उपाधि भी नहीं मिली है। क्या यह कुछ ज्यादा ही नहीं है? 600 पर फिर से पूछने के लिए प्रतीक्षा करें। अपने मन के सभी संदेहों को दबाते हुए बोरस ने उन पिरान्हा पौधों को देखा जिन्हें हटाया नहीं गया था, अपना हाथ हिलाया और आसपास के साहसी लोगों को इन पिरान्हा पौधों को साफ करना शुरू करने के लिए बुलाया। जादू ने अभी अभी उन्हें इतने सारे पिरान्हा पौधों को नष्ट करने में मदद की और अब बचे हुए पौधे रिवेरा टाउन के साहसी लोगों के लिए पर्याप्त हैं। दूसरी ओर मॉर्निंग स्टार ने चमकदार बारिश छोड़ने के बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की। पिरान्हा पौधे बहुत ज्यादा नहीं थे, केवल 60 से कुछ ज्यादा। उसने एक ही बार में 40 से ज्यादा पौधों को नष्ट कर दिया, केवल लगभग 20 बचे। इसके अलावा इन 20 में से 7 या 8 अभी भी उसकी टोकरी में थे। रिवेरा टाउन के साहसी लोगों को केवल बचे हुए दर्जन का ही सामना करना है। अद्भुत है मॉर्निंग स्टार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी जादुई शक्ति अब 4.5 तक पहुंच गई है। मॉर्निंग स्टार का पीछा करते हुए और एक एक करके कई पिरान्हा को मारने के बाद टियोन ने कुकरी को रख दिया और मुस्कुराते हुए मॉर्निंग स्टार से कहा। हालांकि लेफिया ने कहा था कि मॉर्निंग स्टार का जादू केवल 4.5 के करीब है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि मॉर्निंग स्टार की जादुई शक्ति 4.5 तक पहुंच चुकी है। मेरी जादुई शक्ति अब 4.5 तक पहुंच गई है। मॉर्निंग स्टार ने बिना कुछ छिपाए सिर हिलाया। उसमें जबरदस्त प्रतिभा है, चाहे वह आमने सामने की लड़ाई हो या जादू के करतब। हालांकि कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन मॉर्निंग स्टार की जादुई क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। मजबूत जादुई क्षमताओं के साथ मॉर्निंग स्टार की जादुई शक्ति स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। मॉर्निंग स्टार की जादुई शक्ति वास्तव में 4.5 तक पहुंच गई है। यह कहना ही होगा कि मॉर्निंग स्टार की जादुई प्रतिभा लेफिया से भी कहीं ज्यादा भयानक है। अविश्वसनीय। चाहे तुम इसे पहले छिपा रहे थे या पिछले कुछ दिनों में ही इसमें सुधार हुआ है, दोनों ही स्थितियां तुम्हारे साथ हुई हैं। यह बहुत ही अविश्वसनीय है। चेनक्सिंग का यह स्पष्ट जवाब सुनकर डियोन ने फिर आह भरी। तारीफ के लिए धन्यवाद। चेनशिंग मुस्कुराया और बोला, ठीक है, हमें यहाँ मदद की जरूरत नहीं है, चलो ऐसी और बाकी लोगों के पास चलते हैं। ठीक है, चलो वहां जाकर देखते हैं। डियोन ने सिर हिलाया। मॉर्निंग स्टार सभी राक्षसों को सीधे ही खत्म कर सकता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार रिवेरा टाउन के साहसी लोगों का रखवाला नहीं है। उनमें से कुछ को खत्म करना ही काफी है। यह मॉर्निंग स्टार की दयालु मदद है। बाकी के लिए रिवेरा टाउन के साहसी लोग खुद ही निपट लेंगे। मॉर्निंग स्टार और डियोन कंधे से कंधा मिलाकर तेजी से उस दिशा की ओर दौड़े जहां ऐसी और डियोन लड़ रहे थे। हालांकि जब वे आधे रास्ते में पहुंचे तो उनकी मुलाकात लेफिया से हुई, जो लुलुने के साथ उसी तरफ दौड़ रही थी। लेफिया के पीछे एक अज्ञात राक्षस था। उसका निचला शरीर मांसाहारी पौधे जैसा था और ऊपरी शरीर मानव जैसा। शरीर की बनावट से लग रहा था कि वह एक मादा राक्षस है, लेकिन उसका केवल मुंह था, नाक नहीं। आंखें। मॉर्निंग स्टार ने इस राक्षस को देखते ही पहचान लिया। यह परिसार के गोले द्वारा परजीवीकरण के बाद पतित परिसार का एक दोषपूर्ण उत्पाद था। पतित परिसार के गोले द्वारा परजीवीकरण के बाद स्वयं राक्षस के रूपांतरण का उत्पाद। गिरी हुई परिसार गोले द्वारा परजीवीकृत राक्षस जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती है। ऐसा अनुमान है कि पिरान्हा प्लांट का स्तर बहुत कम है, इसलिए परजीवीकरण के बाद वह गिरी हुई परिसार गोले की शक्ति का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पाता और इस तरह एक दोषपूर्ण बिना चेहरे वाला उत्पाद प्रकट हो गया। जब लेफिया ने चेनक्सिंग और अन्य लोगों को देखा तो उसने मदद के लिए पुकार लगाई। चेनक्सिंग और डियोन ने एक दूसरे को देखा, मानो उनके बीच कोई मौन सहमति हो। पलक झपकते ही चेनक्सिंग ने संसार नेत्र मोड में प्रवेश किया। अगले ही पल चेनक्सिंग और डियोन एक साथ अवशिष्ट छवि में परिवर्तित हो गए और लेफिया और लुलुने के पास से गुजरे। छी! दोषपूर्ण गिरी हुई अमर आत्मा के क्लोन में 2 गंभीर घाव हुए। दोनों ने बिना किसी दहाड़ के गिरी हुई अमर आत्मा के क्लोन को 2 टुकड़ों में काट दिया। शरीर का निचला हिस्सा राख में बदल गया, जबकि ऊपरी हिस्सा सीधे जमीन पर गिर गया। फॉलन इमॉर्टल स्पिरिट क्लोन को संयुक्त रूप से घायल करने के बाद चेनक्सिंग और डियोन जमीन पर गिर पड़े। अपने पीछे फॉलन इमॉर्टल स्पिरिट क्लोन को देखते हुए डियोन ने चेनक्सिंग की ओर हाथ बढ़ाया। हमारा तालमेल अच्छा है। यह सुनकर चेनक्सिंग ने भी हाथ बढ़ाया और उन्हें को थपथपाया। हमारा तालमेल वाकई अच्छा है। वाह, काम एक ही बार में हो गया। लेफिया रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। जब उसने फॉलन फेरी क्लोन को जमीन पर हाथ गड़ाकर भागने की कोशिश करते देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। हालांकि वह जानती थी कि डियोन और मॉर्निंग स्टार के आने के बाद उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, फिर भी उन दोनों को फॉलन फेरी क्लोन को पल भर में मारते देख वह विस्मय से भर उठी। क्या यह प्रथम स्तर के एडवेंचरर एंग्री स्नेक की ताकत है? लेकिन दूसरा कौन है? लुलुने भी डियोन की ताकत देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने अभी शुरुआत ही की थी, लेकिन वह फॉलन फेरी क्लोन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, वरना लेफिया उसे घसीटकर न ले जाती। हालांकि उसकी चिंता सबसे ज्यादा मॉर्निंग स्टार को थी, जिसने डियोन के साथ मिलकर हमला किया था। क्योंकि मॉर्निंग स्टार उस समय संसारा आई मोड में थी, इसलिए लुलुने ने मॉर्निंग स्टार की जानकारी देखी भी होती तो भी वह उसे पहचान नहीं पाती। हालांकि यह आखिरी वाक्य लुलुने ने मन ही मन कहा था, सीधे तौर पर नहीं। इस समय तक मॉर्निंग स्टार और डियोन फॉलन फेरी क्लोन के ऊपरी शरीर तक पहुंच चुकी थीं।
मॉर्निंग स्टार, तुम्हारे पास बहुत जादू है। लेकिन आखिर यह कौन है? डियोन ने सफेद प्रकाश की जंजीर से बंधी और हिल न सकने वाली फॉलन फेरी क्लोन को देखा और आह भरी। फिर उसे फॉलन फेरी क्लोन की पहचान जानने की जिज्ञासा हुई। मैंने इस चीज का पहले भी सामना किया है। यह एक परजीवी राक्षस है। यह एक ऐसे रत्न जैसा दिखता है जिसके अंदर एक भ्रूण है। यह रत्न राक्षसों पर परजीवी बनकर उन्हें रूपांतरित कर सकता है और उन्हें अधिक शक्तिशाली बना सकता है, मॉर्निंग स्टार ने कहा। हालांकि यह झूठ था, लेकिन फॉलन फेरी क्लोन के बारे में कुछ जानकारी लोकी के परिवार को दी जा सकती थी और फिन को इसकी जांच करने में मदद मिल सकती थी। अरे, एक परजीवी राक्षस? मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है। यह बहुत महत्वपूर्ण लगता है। वापस जाकर नेता को बता देना। यह सुनकर टियोन ने सिर हिलाया और फिर बोली। तभी प्रबल वन खड़ी हो गई। मॉर्निंग स्टार, इसे मार डालो, इस प्राणी को मार डालो और तुम्हारा तीसरा स्तर का महान कारनामा काफी होगा। पतित परी क्लोन की शक्ति को कम मत समझो। नरभक्षी पौधे पर परजीवी बनने के बाद पतित परी क्लोन की संभावित क्षमता गोलियत से भी अधिक शक्तिशाली है। दूसरे शब्दों में, नरभक्षी पौधे के पतित परी क्लोन की शक्ति गोलियत की तुलना में 4.5 के करीब है। ऐसे प्राणी को मारकर प्राप्त किया गया कारनामा निश्चित रूप से दूसरे स्तर के साहसी के लिए तीसरे स्तर पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है। इसके विपरीत उसे मारने देना व्यर्थ है। इसे लेफिया को सौंपना तो और भी असंभव है। आखिरकार यह उसने और चेनक्सिंग ने मिलकर किया था और इसमें लेफिया का कोई हाथ नहीं था। हाँ, चेनक्सिंग ने सिर हिलाया और फिर पतित परी के क्लोन की गर्दन पर वार करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पतित परी के क्लोन का ऊपरी शरीर सीधे राख में बदल गया। एक झटके में डिंगडोंग की आवाज के साथ एक पीला जादुई पत्थर उन दोनों के सामने गिर पड़ा। यह एक नए प्रकार का जादुई पत्थर है। मॉर्निंग स्टार, क्या तुम इसे मुझे दे सकती हो? डियोन ने जमीन पर पड़े जादुई पत्थर को उठाया और मॉर्निंग स्टार से कहा। इसे ले जाओ, मॉर्निंग स्टार ने सिर हिलाकर जवाब दिया। यह कोई साधारण जादुई पत्थर नहीं है। इसे वालिस के बदले नहीं दिया जा सकता और मॉर्निंग स्टार के लिए इसे लेना बेकार है। धन्यवाद, डियोन ने धन्यवाद कहा और फिर जादुई पत्थर को सीधे अपनी छाती में डाल लिया। डियोन की हरकत के साथ ही उसके सामने तूफानी लहरें उठ खड़ी हुई और मॉर्निंग स्टार ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखें मटका लीं। यह डियोन खुद को बिल्कुल भी बाहरी नहीं समझती। कैसा लगा बहन? क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? डियोन ने मॉर्निंग स्टार की निगाहें देखीं और तुरंत उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वह पास आकर मॉर्निंग स्टार को देखकर मजाक में बोली, धन्यवाद, लेकिन मेरे पास हेस्टिया है। मुझे चिढ़ाओ मत, मॉर्निंग स्टार ने डियोन का चेहरा दूर धकेलते हुए हल्के से कहा। हाँ, तो क्या हुआ अगर तुम्हारा कोई साथी है? हम अमेजन महिलाओं में सबसे अच्छी बात है साथी छीनना। यह सुनकर डियोन ने तुरंत आत्मविश्वास से एक हाथ अपनी कमर पर रख लिया। इतना हंगामा मत करो, क्या तुम्हें फिन पसंद नहीं है? मॉर्निंग स्टार ने आंखें घुमाई और अवाक रह गया। यह सुनकर टियोन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा और आह भरी। क्या हुआ? टियोन का चेहरा देखकर मॉर्निंग स्टार थोड़ा उलझन में पड़ गया। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, लेफिया को ढूंढते हैं और ऐसी और टियोना से मिलने चलते हैं। टियोन ने सिर हिलाया और कहा, फिर लेफिया की ओर चल पड़ी जो इस तरफ दौड़ रही थी। यह देखकर मॉर्निंग स्टार ने आगे कुछ नहीं पूछा और उसके पीछे चलने लगा। टियोन, मॉर्निंग स्टार, धन्यवाद। लेफिया दौड़कर आई और तुरंत उसे धन्यवाद दिया। मेरे साथ औपचारिकताएं निभाने की जरूरत नहीं, बस धन्यवाद कह दो मॉर्निंग स्टार। टियोन ने हाथ हिलाया और मुस्कुराई। मुझे भी धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, ऐसी और बाकी लोगों से मिलते हैं। लेफिया के दोबारा बोलने से पहले ही मॉर्निंग स्टार ने भी हाथ हिलाया और कहा, ठीक है। वे चारों उस दिशा में दौड़े जहां से लेफिया और बाकी लोग आए थे। लुलु ने पीछे दौड़ रही थी और पूरी तरह से भ्रमित थी। इस समय वह अभी अभी लेफिया के शब्दों से पूरी तरह स्तब्ध थी और स्तब्ध होकर उन तीनों के पीछे दौड़ रही थी। उसे पता था कि मॉर्निंग स्टार नाम तो जाना पहचाना है, एक नया साहसी जिसने ओरारियो एडवेंचरर अपग्रेड रिकॉर्ड को ताजा किया था। लेकिन मॉर्निंग स्टार ने अभी अभी 4.2 में अपग्रेड किया है ना? लेकिन अभी अभी 4.2 में अपग्रेड हुए मॉर्निंग स्टार में इतनी भयानक शक्ति कैसे आ गई? अभी अभी कुछ ही सेकंड में राक्षस को मार गिराना निश्चित रूप से केवल टियोन का ही काम नहीं था, मॉर्निंग स्टार ने भी इसमें बहुत मेहनत की होगी। हरमिस साहब, जिस साहसी पर हम ध्यान दे रहे हैं वह वाकई बहुत प्रभावशाली लगता है। एस की तरफ लड़ाई अभी भी जारी थी और चेनक्सिंग और उसके साथी 2 मिनट में यहां पहुंच गए। हालांकि यहां पहुंचने के बाद सामने का दृश्य देखकर चेनक्सिंग और उसके साथी चौंक गए। चूंकि डियोना ने युद्ध में भाग नहीं लिया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह युद्ध से पीछे हट गई थी। चेनक्सिंग की प्रकाश नस द्वारा अभी भेजी गई तस्वीर में डियोना एस के साथ रेविस से लड़ रही थी, लेकिन अब डियोना युद्ध क्षेत्र के बाहर खड़ी होकर एस और लाल बालों वाली महिला साहसी के बीच की लड़ाई देख रही है। चेनक्सिंग ने प्रकाश नस बंद कर दी है और वास्तव में उसे नहीं पता कि इस जगह पर क्या हुआ है। आप यहाँ हैं? डियोना ने चेनक्सिंग और उसके साथियों को देखकर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन किया। तुम एस के साथ क्यों नहीं आई? डियोना ने एक अजीब सी आवाज में पूछा। असल में उसने सोचा था कि डियोना एस के साथ दुश्मन से लड़ रही है, नहीं तो जब लेफिया का पीछा किया जा रहा था तब यह लड़की उसकी मदद के लिए क्यों नहीं आई? मैं अभी एस के साथ उस लड़के से लड़ रही थी, लेकिन मैं पीछे हट गई। यह लड़का बहुत ताकतवर है, अगर मैं और ऐसी पहले वाले होते तो हम उसके प्रतिद्वंदी बिल्कुल नहीं होते। अगर हम अकेले लड़ते तो वह हमें निश्चित रूप से कुचल देता। लेकिन अब मैं ऐसी से अलग हूं। हालांकि ऐसी कमजोर स्थिति में है, पर वह हार नहीं मानेगी। अब ऐसी इस योद्धा का इस्तेमाल खुद को निखारने और भाई मॉर्निंग स्टार से सीखे युद्ध कौशल को और बेहतर बनाने के लिए कर रही है। डियोना ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए समझाया। टियोन ने यह सुनकर अचानक सिर हिलाया और फिर लड़ाई देखने लगी।
युद्ध के मैदान में ऐसी की ताकत स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक थी और प्रतिद्वंद्वी की ताकत तो ऐसी को आसानी से कुचल सकती थी, लेकिन स्थिति जेगे की ओर नहीं बढ़ी। ऐसी ने अपने उत्कृष्ट युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए प्रतिद्वंद्वी के हमले को खतरनाक तरीके से रोका। वह प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह से हारी नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को एक सान की तरह इस्तेमाल किया। वहीं रुकी रही और बार बार खुद को निखारती रही। चेनशिंग ने भी सामने की स्थिति देखी और बहुत आश्चर्यचकित हुई। चेनशिंग जानती थी कि मूल पुस्तक में जब ऐसी का सामना रिविजिट से हुआ था तो वह अंत तक बुरी तरह हार गई थी और प्रतिद्वंद्वी के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाई थी, बल्कि सीधे प्रतिद्वंद्वी के हाथों गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अगर फिन और लिविलिया समय पर नहीं पहुंचते तो ऐसी को शायद रिविजिट बेहोश करके ले जाता। लेकिन अब हालांकि ऐसी कमजोर स्थिति में है, उसने रिविजिट से जमकर मुकाबला किया और यह एक तरफा नहीं था। तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली हो। मुझसे सीखी हुई युद्ध कला का इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों में इतना जबरदस्त प्रभाव डाला जा सकता है। ऐसी के इस प्रदर्शन को देखकर चेनक्सिंग ने आह भरी और मन ही मन बुदबुदाया। रिविजिट दूसरे नंबर का राक्षस, फेल्विस के अलावा सबसे शक्तिशाली राक्षस। जब वह पहली बार प्रकट हुआ था तब उसकी शक्ति 4-5 और 4-6 के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था में थी। इस राक्षस ने भविष्य में लगभग पूरे लोकी वंश का सफाया कर दिया था, इसलिए इसे अभी मार देना ही सबसे अच्छा है। युद्ध के मैदान में रिविजिट को देखकर चेनक्सिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। रेविस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य में कृत्रिम भूल भुलैया की लड़ाई में रेविस छठे स्तर पर एक अजेय राक्षस बन चुका है। रेविस के अचानक हमले ने फिन को लगभग ऑफलाइन कर दिया और लोकी परिवार को भी नेतृत्वहीन कर दिया। अगर ऐसी ने हारने पर पवन जादू का इस्तेमाल करके लोकी परिवार के सभी सदस्यों के स्थान की जानकारी न दी होती तो लोकी परिवार कृत्रिम भूल भुलैया नोसोस में फंस जाता। हालांकि ज्यादा संपर्क नहीं था, चेनक्सिंग ने ऐसी और दूसरों को दोस्त मानना शुरू कर दिया था। मैं एक रणनीति प्रधान परिवार हूं। भविष्य के अभियानों में मैं लोकी परिवार को आसानी से पार नहीं कर पाऊंगा। गहरे स्तर पर पहुंचने के बाद सहयोग का समय जरूर आएगा। इसलिए चेनक्सिंग नहीं चाहता कि लोकी परिवार मुसीबत में पड़े। टियोना, फैल जाओ और इस राक्षस के भागने के सभी रास्ते बंद कर दो। इसे भागने मत दो। युद्ध के मैदान में रेविस को देखते हुए चेनक्सिंग ने अपने बगल में खड़ी डियोन और डियोना से कहा। हम्मर चेनशिंग की बात सुनकर दोनों बहनें थोड़ी चौंक गईं, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिलाया। फिर दोनों तेजी से बाएं और दाएं भागीं। और युद्ध के मैदान में रेविस ने भी यह देखा। यह तो कुछ बुरा हुआ। आर्या, चलो आज यहीं रुकते हैं। डियोन और डियोन की हरकतों को देखकर रेविस तुरंत समझ गई कि वे क्या करना चाहती हैं। दोनों की हरकतों को देखकर रेविस ने तुरंत फैसला किया। वह था पीछे हटना। उस समय उसके सामने खड़ी आर्या ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। हालांकि उसकी ताकत 603 एस से कहीं ज्यादा थी, लेकिन एस ने अपनी ताकत की कमी को बेहतरीन कौशल से पूरा कर लिया था। पिछली अमेजन जब पीछे नहीं हटी थी तब तो उन दोनों ने उसे दबा दिया था। अब दो और हैं। हालांकि मुझे डियोन और मॉर्निंग स्टार की ताकत का अंदाजा नहीं है। रेविस को लोकी के परिवार की जानकारी नहीं है, वरना वह पहली बार में ही ऐसी की पहचान कर लेती। मॉर्निंग स्टार की बात करें तो मॉर्निंग स्टार का स्थान भी नाकाबंदी का बिंदु है, इसलिए उसकी ताकत को भी गिना जा सकता है। लेकिन अगर वे डियोन के साथ मिलकर नाकाबंदी कर सकती हैं तो उनकी ताकत डियोन से बहुत कम नहीं है। ऐसी और डियोन ने जब मिलकर काम किया था तब उन्होंने उसे बहुत परेशान किया था। अब जब उसी स्तर के दो और प्राणी आ गए हैं तो उनके साथ निपटना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया है। ऐसी को नीचे गिराकर राक्षस से मिलवाने का विचार अब व्यावहारिक नहीं है। अब मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। हालांकि मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो निश्चित रूप से ये लोग मुझे हरा देंगे। प्रशिक्षित मांसाहारी पौधे अब ज्यादा नहीं बचे हैं और वे ज्यादा मदद नहीं कर सकते। अब जब तक दुश्मन का नाकाबंदी नेटवर्क पूरी तरह से गठित नहीं हो जाता तब तक सबसे अच्छा तरीका है कि जल्दी से निकल जाया जाए। तीनों लोगों की स्थिति पर एक नजर डालने के बाद रेविस ने मॉर्निंग स्टार पर निशाना साधा, क्योंकि मॉर्निंग स्टार के पास अभी भी लेफिया और वह व्यक्ति है जिसने पहले गोले को पकड़ा था। ये दोनों लोग इस लड़ाई में पूरी तरह से बोझ हैं। चूहे से बचने के लिए मॉर्निंग स्टार को ही निकलना चाहिए। बिना किसी झिझक के रेविस ने ऐसी को चाकू से काट दिया और फिर एक अवशिष्ट छाया में परिवर्तित होकर मॉर्निंग स्टार की ओर दौड़ा। दौड़ रही टियोन और टियोना, जो अभी तक उचित नाकाबंदी स्थल तक नहीं पहुंची थीं, और ऐसी जिसे काट दिया गया था, यह दृश्य देखकर चौंक गईं और फिर वे सभी अपनी पूरी गति से यहां आ दौड़ी। इस तरफ चेनक्सिंग भी रुई वेसी को अपनी ओर आते देख थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि अगले ही पल चेनक्सिंग पुनर्जन्म नेत्र मोड़ में प्रवेश कर गया। पुनर्जन्म नेत्र मोड़ में प्रवेश करने के बाद चेनक्सिंग के पीछे मौजूद खोजी जेड तेजी से उड़ गया। चेनशिंग के सामने 5 खोजी जेड उड़ते हुए तेजी से घूमने लगे। पल भर में एक विशाल बवंडर का रूप ले लिया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए और रुई वेसी की पुतलियां भी सिकुड़ गईं और पतली हो गईं। रुई वेसी को महसूस हुआ कि यह बवंडर बहुत खतरनाक है और उसे एक गंभीर संकट का आभास दे रहा है। उसे लगा कि अगर वह इसकी चपेट में आ गई तो भले ही वह मर न जाए, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। बिना किसी झिझक के रुई वेसी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हमले को रोका, अपने शरीर को स्थिर किया और आगे बढ़ना बंद कर दिया। हालांकि रुई वेसी के रुकने का मतलब यह नहीं था कि चेनशिंग भी रुक जाएगा। जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने के लिए रुई वेसी ने अपनी पूरी गति का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही वह मॉर्निंग स्टार से 5 मीटर दूर पहुंच गया। पहले स्तर की लड़ाई में सिर्फ 5 मीटर की दूरी को शून्य दूरी माना जा सकता है और इसे पल भर में पार किया जा सकता है। और मॉर्निंग स्टार ने जो छोड़ा वह एक बवंडर था और उसकी गति उससे भी तेज थी। सिल्वर व्हील रिबर्थ एक्सप्लोजन। मॉर्निंग स्टार की धीमी आवाज के साथ ही भयंकर बवंडर तेजी से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह थोड़ी दूरी तय करके रीस के सामने आ गया।
रीस के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल अपने हाथ में मौजूद बड़े चाकू को उठाकर इसका विरोध कर सकती थी। क्रैक, बैंग, टूटने की आवाज के साथ ही रीस का चेहरा एकदम बदल गया। अगले ही पल रीस बवंडर में समा गई। बवंडर से चीखें निकल रही थीं और पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थीं। बवंडर में रीस का शरीर बवंडर की तेज हवा के घुमाव के प्रभाव से लगातार घायल हो रहा था। हालांकि रीस का शरीर बहुत मजबूत था, इतना मजबूत कि फिन ने जब उसे मुक्का मारा तो उसकी उंगली टूट गई। फिर भी भयंकर सिल्वर व्हील एक्सप्लोजन के सामने वह बुरी तरह घायल हो गई। बवंडर की तेज हवा ने सीधे जमीन को जोत दिया और उसे तहस-नहस कर दिया। अरे क्या भाई, मॉर्निंग स्टार के पास इतनी शक्तिशाली शक्ति है? उसने तो इस आदमी को सचमुच लुढ़का दिया। इधर-उधर भागती हुई डियोना सीजीबीआई यह दृश्य देखकर दंग रह गई। हालांकि वह जानती थी कि मॉर्निंग स्टार इस अवस्था में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मॉर्निंग स्टार इस अवस्था में इतनी शक्तिशाली वायु तत्व की जादुई शक्ति का प्रयोग कर सकता है। डियोना की नजर में यह वायु तत्व की जादुई शक्ति है। आखिरकार पृथ्वी संकट में मौजूद तत्वीय हमले में जादू और जादुई तलवार के अलावा कोई और क्षमता नहीं है, और डियोना लेफिया की तरह जादुई शक्ति के उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर सकती, और यह इतनी शक्तिशाली है कि रिविजिट को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रिविजिट की चीखें सुनकर लगता है कि उसे काफी नुकसान हुआ है। वैसे रिविजिट एक ऐसा आदमी है जिसे न तो वह और न ही ऐस हरा सकती है। अगर यह मेरे ऊपर आ जाए तो क्या मैं और भी बुरी हालत में नहीं हो जाऊंगी? आखिरकार मैं रिविजिट की प्रतिद्वंदी नहीं हूं। जब रिविजिट भी ऐसा है तो जाहिर है कि मैं अच्छी नहीं हो सकती। न केवल डियोना बल्कि एस और डियोन भी मॉर्निंग स्टार के अचानक हुए इस विस्फोट से चौंक गईं। एक और कौशल मॉर्निंग स्टार के पीछे खड़ी लेफिया, जिसने अब तक अपनी जादुई शक्ति में कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं किया था, ने इस समय शिकायत की। जब मॉर्निंग स्टार ने कुछ देर पहले पिरान्हा प्लांट मॉन्स्टर को एक ही बार में मार गिराया था, तब लेफिया मॉर्निंग स्टार के कौशल से दंग रह गई थी। प्रकाश की इतनी शक्तिशाली धारा जादू से नहीं उत्पन्न हुई थी, और अब इतना शक्तिशाली बवंडर भी जादू नहीं था। इस बवंडर की शक्ति प्रथम स्तर की जादुई शक्ति के बराबर है, और यह अभी भी बहुत शक्तिशाली है। लेकिन 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 यह जादू नहीं है। एक पल के लिए लेफिया का जादुई हृदय लगभग अस्थिर हो गया था। मॉर्निंग स्टार की शक्ति में वृद्धि हो रही है, और उसका शरीर और शारीरिक शक्ति भी बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म नेत्र मोड़ की शक्ति भी बढ़ रही है। अपग्रेड होने से पहले जब मॉर्निंग स्टार का लेवल 4.1 था और उसकी क्षमता का मान केवल एसएस था, तब उसने शियाओकांग की शारीरिक शक्ति का उपयोग करके अकेले लॉर्ड गोलियाथ को सीधे मार डाला था। अब जब मॉर्निंग स्टार अपग्रेड हो चुका है और 4.2 में काफी आगे बढ़ चुका है, तो मॉर्निंग स्टार का पुनर्जन्म नेत्र रूप स्वाभाविक रूप से अधिक भयानक हो गया है। संसार नेत्र रूप में चेनक्सिंग निकट युद्ध में केवल 4.4 की शक्ति का ही प्रयोग कर सकता है, लेकिन संसार नेत्र रूप केवल 4.4 तक सीमित नहीं है। हालांकि यह 4.6 को चुनौती नहीं दे सकता, लेकिन चेनक्सिंग के लिए 4.5 से आसानी से निपटने के लिए यह पर्याप्त है। लेवल 5 पर चेनक्सिंग के 2 संसार नेत्र के बड़े हमले लगभग अजेय हैं। हालांकि इन दोनों हमलों में बहुत अधिक शारीरिक शक्ति खर्च होती है। सिल्वर व्हील संसार विस्फोट नामक इस हमले ने चेनक्सिंग की वर्तमान 7 स्तरों की शारीरिक शक्ति को सीधे ही खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि चेनशिंग और अधिक शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता, बल्कि अब उसके पास केवल एक स्तर की शारीरिक शक्ति बची है। आज पूरे दिन की लड़ाई में चेनशिंग की बहुत सी शारीरिक शक्ति खर्च हो गई है। अब इतनी शारीरिक शक्ति इसलिए बची है क्योंकि वापसी के दौरान वह पुनः प्राप्त हुई है। वापसी के दौरान ऐसी और अन्य लोग लड़ रहे थे और चेनशिंग लगातार अपनी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त कर रहा था। अभी तक चेनशिंग लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुका है। जहां तक पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करने की बात है, वह बिल्कुल असंभव है। दीवार के नीचे सज्जन अच्छे नहीं होते। संसारा नेत्र मोड़ की विशेष चाल कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, चेनशिंग अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता। हालांकि बाद में शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए औषधि का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन औषधि पीने से पहले और औषधि के प्रभाव में आने से पहले क्या होगा, कौन जानता है। सिल्वर व्हील रिबर्थ की एक चाल चलने के बाद चेनशिंग ने तुरंत शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त करने वाली औषधि निकाली और उसे पी लिया, और उसकी शारीरिक शक्ति पुनः प्राप्त होने लगी। हालांकि उसी क्षण एक जोरदार आवाज आई और चेनक्सिंग द्वारा छोड़े गए सिल्वर व्हील ट्रांसमाइग्रेशन एक्सप्लोजन में सीधा विस्फोट हो गया, जिससे रुई वेसी नीचे गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर चेनक्सिंग थोड़ा हैरान हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रुई वेसी सिल्वर व्हील ट्रांसमाइग्रेशन एक्सप्लोजन को नष्ट कर पाएगी। लेकिन जरा सोचिए, रुई वेसी अब कोई साधारण 4.5 नहीं है। यहां तक कि अपग्रेड होने की कगार पर खड़ी 4.5 ऐसी भी इसे वाइन स्पिरिट स्पीड से नहीं तोड़ सकती। उसकी शक्ति LV.5 और 4.6 के बीच है। सिल्वर व्हील ट्रांसमाइग्रेशन एक्सप्लोजन को तोड़ पाना स्वाभाविक है। जिस क्षण सिल्वर व्हील ट्रांसमाइग्रेशन एक्सप्लोजन टूटा और रुई वेसी नीचे गिरी, उसी क्षण 3 आकृतियां 3 दिशाओं से रुई वेसी की ओर दौड़ी। बैंग! धिक्कार है, मैंने सबसे बुरा विकल्प चुना। गिरते ही रेविस पर एस और बाकी 2 ने हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल रेविस मन ही मन कोस रही थी और तीनों के हमले का सामना करने की कोशिश कर रही थी। उसने मॉर्निंग स्टार को इसलिए चुना था क्योंकि उसने देखा था कि मॉर्निंग स्टार पर लेफिया और लुलुने नाम के 2 बोझ थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरफ जाने से उसे इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। रेविस को यह उम्मीद नहीं थी कि मॉर्निंग स्टार में इतनी शक्तिशाली जादुई शक्ति होगी। न केवल वह उसे अपनी ओर खींच सकती थी, बल्कि उसकी विनाशकारी शक्ति भी बहुत अधिक थी। उसका शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन वह भयानक घुमाव के प्रभाव को सहन नहीं कर पाई। महज कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस स्थिति में अकेले आर्या से निपटना ही मुश्किल था। ऐसे में आर्या जैसी 3 साहसी महिलाओं से लड़ना तो दूर की बात है। अरे मैंने जैसे ही कदम उठाया, मैं मारी जाऊंगी।
कितनी बुरी किस्मत है। चूंकि मैं भाग नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगी। अपनी बदकिस्मती को मन ही मन कोसने के बाद रुई वेसी को राहत मिली। उसने अब भागने के बारे में नहीं सोचा। वह अपनी पूरी ताकत से लड़ने और भयंकर युद्ध में जीत हासिल करने के लिए तैयार थी। अपने पुनर्जीवन के बाद से रुई वेसी गहरे तल में राक्षसों का नाश कर रही थी और जादुई पत्थरों को निगलकर अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। इस बार वह पतित परी द्वारा भेजे गए मिशन के कारण मध्य तल में आई थी। उसे पतित परी ने पुनर्जीवित किया था और उसमें उस व्यक्ति का सामना करने की कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही मर जाएगी। वह अभी पहाड़ से बाहर आई ही थी और पतित परी का मिशन पूरा नहीं कर पाई थी, तभी उसे इस स्थिति का सामना करना पड़ा। उसकी मुलाकात एक साथ 4 प्रथम स्तर के साहसी लोगों से हुई और वे सभी साहसी लोग उससे बहुत कमजोर नहीं थे। उनमें से एक तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली था और एक चाल से वह बुरी तरह घायल हो गई। वह अपनी किस्मत का वर्णन नहीं कर पा रही थी। हालांकि चूंकि उसका अंत अच्छा नहीं हो सकता था, इसलिए रुई वेसी स्वाभाविक रूप से किसी और बात की चिंता नहीं कर रही थी। अब रेविस केवल एक जोरदार लड़ाई को अपने अंत के रूप में चाहती थी। ऐसी और बाकी लोग स्वाभाविक रूप से नहीं जानते थे कि रेविस क्या सोच रही है। उन तीनों को केवल इतना पता था कि रेविस इस हत्या मामले की हत्यारी है और वह स्पष्ट रूप से उनसे शत्रुता रखती थी। चूंकि वह दुश्मन थी, इसलिए उसे पकड़ना आवश्यक था। अब उनके पास रेविस के लिए केवल 2 विकल्प थे। उनके द्वारा बुरी तरह घायल होना, फिर उसे पकड़ना, उसे वापस जमीन पर लाना और कैद करना और रेविस से जानकारी प्राप्त करना। चाहे वह यह हो कि रेविस को आर्या का नाम कैसे पता चला, या रेविस और नए प्रकार के मांसाहारी पौधे राक्षस के बीच क्या संबंध है, या 10वें चरण की शुरुआत में दिखाई देने वाला अशुभ गोला। यही वह जानकारी थी जिसे उन्हें हासिल करना था। दूसरा विकल्प था रेविस को सीधे मार डालना। अगर वे रेविस को पकड़कर वापस नहीं ला सके तो जाहिर है वे दया नहीं दिखाएंगे। रेविस के लिए अकेले एसी और डियोना से निपटना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अब एक और डियोना भी आ गई। इसके अलावा वे तीनों एक ही कबीले की थीं, अक्सर साथ में अभियानों पर जाती थीं और उनका तालमेल बहुत अच्छा था। तीनों ने मिलकर हमला किया और रुई वेसी के पास लगभग कोई प्रतिरोध शक्ति नहीं बची थी। लगभग हर बार तीनों के हमलों से वह घायल हो जाती थी। सिर्फ 1 मिनट के बाद रुई वेसी का शरीर घावों से भरा हुआ था और कोई भी हिस्सा ठीक नहीं था। हर जगह घाव थे। चेंशिंग की बात करें तो चेंशिंग लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। अभी अभी हुए सिल्वर व्हील पुनर्जन्म विस्फोट ने चेंशिंग की बहुत सारी शारीरिक शक्ति को नष्ट कर दिया था और अब वह ठीक हो रहा है। और तीनों का तालमेल बहुत अच्छा था। चेंशिंग के शामिल होने के बाद तीनों का तालमेल बिगड़ गया। तीनों ने मिलकर रुई वेसी से निपटने के लिए पर्याप्त शक्ति जुटाई। चेंशिंग को बस किनारे पर मोर्चा संभाले रखना था। एहसान और बाकी लोग पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं, चेंशिंग के बगल में खड़ी लेफिया ने धीमी आवाज में कहा। यहां तक कि उस जैसी आम इंसान जिसे नजदीकी लड़ाई की जरा भी समझ नहीं थी, भी इस समय देख सकती थी कि मास्टर ऐसी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। जहां तक इस ताकत के कारण की बात है, वह समझ नहीं पा रही थी, यह बस एक एहसास था। लेकिन चेंशिंग इसे देख सकता था, क्योंकि वे तीनों मुझसे सीखी हुई सभी कलाओं को अपनी युद्ध शैली में शामिल कर रहे हैं और इन कलाओं को अपना बना रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज के बाद मुझे उनकी शैली को बिगाड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और मैं उनके साथ अभ्यास जारी रख सकूंगा। चेंशिंग से युद्ध कौशल सीखने के बाद ऐसी अन्य लोगों से लड़ सकती है और सीखे हुए युद्ध कौशल को अपने युद्ध कौशल में एकीकृत कर सकती है, लेकिन वह यूक्सी चेंशिंग से नहीं लड़ सकती, क्योंकि अगर वे चेंशिंग के साथ अभ्यास जारी रखते हैं तो वे केवल चेंशिंग से नए कौशल सीखते रहेंगे। तब तक वे पहले सीखे हुए कौशल को एकीकृत नहीं कर पाएंगे, बल्कि नए कौशल सीख लेंगे, जिससे इन कौशलों को एकीकृत करने की उनकी लय बिगड़ जाएगी। इसलिए चेंशिंग ने पहले ऐसी और दूसरों के साथ लड़ना जारी नहीं रखा। यही कारण है कि ऐसी और अन्य लोग चेंशिंग के पास आए और उन्होंने चेंशिंग के साथ लड़ना जारी रखने के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वे केवल यह चाहते थे कि चेंशिंग उनके साथ कालकोठरी में चले और लड़ाई के दौरान उन्हें कुछ मार्गदर्शन दे, क्योंकि वे भी यह जानते हैं अगर यह कारण न होता तो ऐसी सायरन अगले दिन फिर से चेंशिंग के साथ लड़ने के लिए दरवाजे पर आ जाती। विशेषकर ऐसी जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उत्सुक है। जब तक उसे कोई ऐसा इनाम न मिले जो वह न दे सके, वह मजबूत बनने के लिए उसे देने को तैयार है। और अब ऐसा लगता है कि रुई वेसी के साथ यह लड़ाई उन तीनों के लिए अपने सीखे हुए कौशलों को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए काफी है। सच कहूं तो चेंशिंग को ऐसी और दूसरों के साथ अभ्यास करना अच्छा लगता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे ऐसी जैसे प्रथम स्तर के साहसी लोगों के साथ लड़ाई चेंशिंग को इतना अधिक सुधार दे सके। चेंशिंग की प्रतिभा उसे ऐसी और दूसरों के साथ अभ्यास को पूरी तरह से बदलने की अनुमति देती है। कुछ ही लड़ाइयों के बाद चेंशिंग की क्षमता का मूल्य इतना बढ़ गया है। चेंशिंग मजबूत बनने के ऐसे अच्छे तरीके की इच्छा क्यों न करे। यह सोचते हुए चेंशिंग के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मजबूत बनना, चेंशिंग अब सचमुच मजबूत बनना चाहता है। अर्नोल्ड, श्रीमान चेंशिंग, क्षमा करें। इसी समय बगल में खड़ी लेफिया ने अचानक धीमी आवाज में चेंशिंग से कहा। हम, क्या हुआ दीदी? अचानक इतनी विनम्र क्यों हो गई? लेफिया को इतना विनम्र देखकर चेंशिंग थोड़ा हैरान हुआ और उसने पलटकर पूछा। अरे हाँ श्रीमान चेंशिंग, आपकी जादुई शक्ति बहुत शक्तिशाली है। अगर हो सके तो कृपया अपना जादुई अनुभव मेरे साथ साझा करें। चेंशिंग की बात सुनकर लेफिया ने जल्दी से अपनी बात कह दी। अभी जब वह दौड़कर आई थी तो उसने चेंशिंग को फिर से प्रकाश की वर्षा करते हुए देखा था और चेंशिंग की प्रकाश वर्षा के जादुई उतार चढ़ाव को भी महसूस किया था। यह निश्चित रूप से जादुई उतार चढ़ाव का प्रथम स्तर है। दूसरे शब्दों में चेंशिंग की जादुई शक्ति प्रथम स्तर पर पहुंच गई है। महज 1 हफ्ते में ही चेंशिंग की जादुई शक्ति एक और स्तर तक बढ़ गई है, जिससे लेफिया दंग रह गई।
साथ ही वह चेनशिंग के साथ जादुई ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए और भी दृढ़ हो गई। खेल देख रहे चेनशिंग को देखकर लेफिया ने मन ही मन खुद को तैयार किया और फिर हिम्मत जुटाकर ये कहा, हाँ जरूर, जब समय मिलेगा तो हम जादू का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सुनकर चेनशिंग थोड़ा चौंक गया और फिर तुरंत मान गया। लेफिया का ये अनुरोध चेनशिंग के लिए अच्छा ही था। हालांकि चेनशिंग प्रकाश और अंधकार तत्वों को नियंत्रित करता है, लेकिन वह इन दोनों तत्वों का जादू अपनी इच्छा से उत्पन्न कर सकता है। लेकिन दूसरे जादूगरों के साथ जादू का आदान प्रदान करना कोई बुरी बात नहीं है। चेनशिंग को विचार विमर्श का सिद्धांत अच्छी तरह से आता है। इसके अलावा लेफिया ओरारियो की सर्वश्रेष्ठ जादूगरनियों में से एक है और वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली जादूगरनी है। चेनशिंग को ऐसी जादूगरनी के साथ जादू का आदान प्रदान करने से कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चेनशिंग की सहमति सुनकर लेफिया मुस्कुराई और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने चेनशिंग को धन्यवाद देने के लिए झुककर प्रणाम किया। लेफिया, हर समय झुकना बंद करो, चेनशिंग ने बेब्सी से शिकायत की। लेफिया का स्वभाव ही ऐसा है और वह खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। हाँ श्रीमान चेनशिंग, यह सुनकर लेफिया ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, बाद में जादू का आदान प्रदान करने के लिए मिलते हैं, चेनशिंग ने सिर हिलाकर कहा। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह लेफिया के कान के पास झुककर धीमी आवाज में पूछा, हे लेफिया, डियोन को क्या हुआ? मैंने अभी उससे फिन का जिक्र किया था और इस लड़के ने आह भरी। चेनशिंग के इतने करीब आकर और उसके कान में फुसफुसाते हुए लेफिया के नुकीले कान लाल हो गए और फिर जल्दी ही पूरे चेहरे पर फैल गए। उसके सिर के ऊपर धुएं के निशान दिखाई दिए और वह एकदम जम गई। लेफिया का यह बदलाव देखकर चेनशिंग दंग रह गया और तुरंत पीछे हट गया। मैंने लेफिया के कान में कुछ कहा तो उसने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी? अरे नहीं, कोई बात नहीं। चेनशिंग पीछे हट गया और लेफिया थोड़ी शांत हो गई, लेकिन फिर भी उसने चेनशिंग की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। फिर लेफिया ने चेनशिंग के सवाल का जवाब दिया। मुझे इसका सटीक कारण नहीं पता, लेकिन मैंने डियोना से सुना है कि डियोन ने कप्तान से अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन बात नहीं बनी। ओह, क्या उसे ठुकरा दिया गया? चेनशिंग ने यह सुना और तुरंत समझ गया। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेफिया ने बार बार सिर हिलाया। डियोन सान हमेशा से कप्तान को पसंद करती रही है, लेकिन उसने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया। यह पहली बार है और कप्तान ने उसे ठुकरा दिया है। मुझे लगता है डियोन सान हार मान लेंगी। पहले हम डियोन के साथ चलते थे और डियोन समय समय पर कप्तान का जिक्र करती थी, लेकिन आजकल डियोन ने कप्तान का जिक्र तक नहीं किया है। लेफिया एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर बोली, नापसंद किया गया? नापसंद किया जाना ठीक है। टियोन और फिन के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। फिन का लक्ष्य बॉनो की जाति को पुनर्जीवित करना है। अगर वह साथी ढूंढना भी चाहेगा तो वह केवल बॉनो में ही ढूंढेगा, दूसरी जातियों की महिलाओं में नहीं। टियोन बस तुमसे प्यार करती है। इसे जारी रखने में समय ही बर्बाद होगा, इसलिए बेहतर है कि इस रिश्ते को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाए। लेफिया की बात सुनकर चेनक्सिंग ने हल्की सी आह भरी और फिर बोली, मूल पुस्तक पढ़ चुके चेनशिंग को पता है कि फिन का लक्ष्य बॉनो का पुनरुत्थान करना है। अगर वह शादी करना भी चाहे तो वह दूसरी जाति की महिलाओं से नहीं, बल्कि केवल बॉनो में से ही शादी करेगा। टियोन को फिन से कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा। अब जब टियोन ने अपने दिल की बात कह दी है तो फिन ने स्वाभाविक रूप से इसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया और टियोन को कोई उम्मीद नहीं दी, क्योंकि ऐसी उम्मीद टियोन के लिए केवल निराशा ही लाएगी। मैंने नहीं देखा कि फिन ने टियोन के साथ कैसा व्यवहार किया, अगर किया भी तो उसे गौण ही माना जाएगा। जितनी जल्दी रिश्ता टूटेगा उतनी जल्दी सब ठीक हो जाएगा। लेफिया को चेनशिंग की बातों का जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लेफिया को लगा कि चेनशिंग की बातें सही हैं। टियोन अपने समूह को लेकर बहुत चिंतित है। मुखिया की भावनाएं सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन टीम की मुखिया जाहिर तौर पर इस भावना को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इस बार टियोन के दिल की बात सीधे तौर पर अस्वीकार कर दी गई है और मुखिया ने स्पष्ट जवाब दे दिया है। अगर टियोन इसी तरह लड़ती रही तो उसे खुद ही मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी। चेनशिंग और लेफिया युद्ध के मैदान में बातें कर रही थीं। लगभग 10 मिनट की भीषण लड़ाई के बाद रेवेसी पूरी तरह थक चुकी थी। अपनी आखिरी ताकत लगाकर रेवेसी ने ऐसी और बाकी दोनों के संयुक्त हमले को रोका और तीनों को दूर फेंक दिया। वह चुपचाप एक ही जगह पर खड़ी रही, बिना हिले डुले, लेकिन उसकी नजर ऐसी पर पड़ी। आर्या, 59वीं मंजिल पर जाओ, नीचे जाओ। रेवेसी के इतना कहते ही उसने लड़ने की इच्छा छोड़ दी। वह वहीं खड़ी रही, ऐसी और बाकी दोनों को हमला करते हुए देखती रही। रेवेसी पर 3 हमले हुए बिना किसी प्रतिरोध के और रेवेसी को तुरंत जोरदार चोट लगी और उसका शरीर गिरने लगा। अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है? रेवेसी के पास से गुजरते हुए ऐसी ने जल्दी से अपना सिर घुमाया और रेवेसी से सवाल किया। हालांकि रेवेस, जो पूरी तरह से टूट चुकी थी, ने स्पष्ट रूप से ऐसी की योजना का जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप ऐसी को देखती रही, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने शरीर को ढहने दिया। महज 3 सेकंड में रेवेस का शरीर पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया। उसके हृदय के केंद्र में पीले रंग का जादुई पत्थर चटका और सीधे फट गया। अब तक रेवेस, जो मूल पुस्तक में पहली बार साहसी के सामने प्रकट हुई थी और लगभग पूरे लोकी वंश के विनाश का कारण बन गई थी, यहाँ पूरी तरह से मारी गई। चेनक्सिंग के पिछले जीवन में एक कहावत थी कि पदार्पण शिखर होता है, लेकिन रुइवेसी के मामले में पदार्पण मृत्यु है। रुइवेसी के शरीर से जादुई पत्थर को प्रकट होते देख ऐसी और बाकी दोनों स्तब्ध रह गए। जादुई पत्थर केवल राक्षसों में ही पाया जाता है, लेकिन उनके सामने खड़ी लाल बालों वाली महिला के पास किसी राक्षस की तरह जादुई पत्थर क्यों है? साथ एस और अन्य लोगों को लगा कि मामला अप्रत्याशित दिशा में जा रहा है। मानव शरीरों में जादुई पत्थरों का प्रकट होना, अगर यह बात फैलती है तो निश्चित रूप से भारी हंगामा होगा। उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन जिसके शरीर में जादुई पत्थर है वह निश्चित रूप से एक राक्षस है, इसमें इस समय कोई संदेह नहीं है।
लेकिन अब एक इंसान के पास जादुई पत्थर है। कौन जानता है कि यह कोई अकेला मामला है? क्या जमीन पर ऐसे और भी इंसान हैं जो रेविस की तरह ही अपना अस्तित्व छिपा रहे हैं? तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में अर्थ समझ गए। जितनी जल्दी हो सके वापस जाओ और फिन और लोकी को इसके बारे में बताओ। ऐसी और बाकी दो लोगों द्वारा रेविस को मारने के बाद रिवेरा टाउन के साहसी लोगों ने रेविस द्वारा नियंत्रित पिरान्हा प्लांट को तुरंत नष्ट कर दिया। रिवेरा टाउन के कई साहसी लोगों ने गड़बड़ी को साफ करना शुरू कर दिया और तबाह हुए रिवेरा को फिर से बसाना शुरू कर दिया। ला शहर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और चेनशिंग और अन्य लोग भी एक सराय मालिक के गर्मजोशी भरे आतिथ्य में मुफ्त में होटल में ठहरे। इसका कारण स्वाभाविक रूप से यह था कि ऐसी और अन्य लोगों ने हत्यारे को ढूंढकर मार डाला था। सराय मालिक ऐसी और अन्य लोगों का बहुत आभारी था। आखिरकार यह घटना उसी होटल में हुई थी जिसे उसने खोला था, जिससे उसके व्यवसाय पर आसानी से असर पड़ सकता था। अब चेनशिंग और अन्य लोगों को अपने होटल में ठहराना भी एक तरह का प्रचार था। लेकिन चेनशिंग और अन्य लोगों को इन बातों की परवाह नहीं थी। चेनशिंग उस समय होटल में नहीं था। ऐसी और बाकी 4 लोग चेनशिंग के नेतृत्व में एक जगह पर पहुंचे। 18वीं मंजिल की सबसे पूर्वी दीवार। चेनशिंग, तुम हमें यहाँ क्यों लाए? टियोन ने सामने की दीवार की ओर देखा और उलझन में पूछा। बाकी लोग भी हैरानी से देखने लगे। अभी अभी जब हम हमलावरों से लड़ रहे थे तो मेरी जासूसी शक्ति ने महसूस किया कि कुछ साहसी लोग यहाँ आ रहे हैं और अंदर प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए मैं देखने आया हूँ। यहाँ कोई अज्ञात गुप्त मार्ग प्रतीत होता है, मॉर्निंग स्टार ने दीवार को छूते हुए कहा। मॉर्निंग स्टार मजाक नहीं कर रहा था। अभी अभी जब वह लाइट वेन का उपयोग कर रहा था तो उसने वास्तव में किसी को इस रास्ते से जाते हुए देखा था। लेकिन मॉर्निंग स्टार को पता नहीं चला कि वे लोग कहाँ गए। हालांकि मॉर्निंग स्टार जानता था कि कृत्रिम भूलभुलिया नोसोस की 18वीं मंजिल का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है। चूंकि ऐसी और अन्य लोगों का पहले ही गिरी हुई परी और उस विचित्र व्यक्ति से संपर्क हो चुका है, तो ऐसी और अन्य लोगों को यहाँ के प्रवेश द्वार के बारे में बता दो। क्या सच में? यह सुनकर कई लोग थोड़े हैरान हुए। हाँ, मॉर्निंग स्टार ने हल्के से सिर हिलाया, फिर अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार को झट से म्यान से निकाला और पलक झपकते ही एक क्रॉस बना दिया। तलवार के वार से दीवार में धातु के टकराने की आवाज आई। यह आवाज सुनकर ऐसी और बाकी चारों चौंक गए। इस समय उन सभी ने धातु के टकराने की आवाज सुनी। इसका मतलब है कि इस दीवार के पीछे धातु है। मॉर्निंग स्टार के वार खत्म करते ही अगले ही पल दीवार ढहने लगी और उसके पीछे की धातु की दीवार दिखाई देने लगी। दीवार के पीछे एक विशाल लोहे का दरवाजा था जिस पर अज्ञात मंत्रों के पैटर्न बने हुए थे। यह क्या है? अपने सामने प्रकट हुए लोहे के दरवाजे को देखकर ऐसी और बाकी लोगों की आंखें फटी रह गईं। यह काल कोठरी ने खुद नहीं बनाया है, किसी ने इसे यहाँ खोदा और एक तंत्र बनाया है। हमें फिन और बाकी लोगों को यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताना होगा। टियोना ने अपने सामने पहाड़ी तांबे से बने दरवाजे को देखा और शायद ही कभी भौहें चढ़ाई। आज बहुत कुछ हो गया, चलो वापस चलते हैं। आज जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द करो, टियोना ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए थकी हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं सहमत हूँ, लेफिया ने सिर हिलाया। हाँ, चलो इसी तरह करते हैं। यहाँ तक कि ऐसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ऐसी की बात सुनकर चेनशिंग थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि चेनशिंग को याद था कि मूल पुस्तक में रिवेरा के हमले और बचाव के बाद ऐसी निचले स्तर पर रहकर लड़ने वाली थी। उसने अब वापस लौटने का फैसला क्यों किया? क्या यह इसलिए है कि उसने रेबिस को मार डाला था, इसलिए रेबिस से आर्या का नाम सुनकर भी ऐसी की आवाज मूल पुस्तक की तरह धीमी नहीं हुई? अगर ऐसा है तो क्या इससे ऐसी को देरी नहीं होगी? ऐसी का उन्नयन? तुम्हें पता है, मूल पुस्तक में ऐसी ने उदायोस को चुनौती देने के बाद उन्नयन प्राप्त किया था। लेकिन अब ऐसी कालकोठरी में नहीं रहने वाली है, इसलिए उसके लिए उदायोस को चुनौती देना और उन्नयन प्राप्त करना असंभव है। हालांकि उसे संदेह था, चेनशिंग ने कुछ नहीं कहा। चेनशिंग, चलो साथ चलते हैं। इस समय चेनशिंग को चुप देखकर डियोन ने उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, यह सुनकर चेनशिंग ने सिर हिलाकर सहमति दी। मूल रूप से चेनशिंग कालकोठरी में एक और दिन रुकने और फिर देवताओं की सभा में भाग लेने के लिए वापस जाने की सोच रहा था। लेकिन चूंकि डियोन ने उसे आमंत्रित किया है तो चलो साथ चलते हैं। समूह 18वीं मंजिल पर और नहीं रुका और सीधे नीचे की ओर चल पड़ा। चेनशिंग और अन्य लोगों के लिए कुछ दिनों तक आराम न करना ठीक है। हालांकि एक स्थिर स्थिति बनाए रखना सबसे अच्छा है। भूमिगत शहर में विश्राम करने की आदत बनाए रखें और यथासंभव चरम अवस्था को बरकरार रखें, क्योंकि केवल इसी तरह हम भूमिगत शहर को लाभ उठाने का कोई मौका नहीं दे सकते। लेकिन यदि यह वापसी यात्रा है तो यह अनावश्यक है। चेनशिंग और अन्य लोगों की ताकत के बल पर 18वीं मंजिल से वापस धरती पर आने में कुछ ही घंटे लगे। जब चेनशिंग और अन्य लोग धरती पर लौटे तो रात काफी हो चुकी थी। तो चलिए यहीं अलग हो जाते हैं। अंधेरी गली में एक चौराहे पर चेनशिंग और ऐसी और अन्य लोग अलग हो गए। कल मिलते हैं, ऐसी और अन्य लोगों ने चेनशिंग को हाथ हिलाकर विदा किया और डियोन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कल मिलते हैं। चेनशिंग ने सिर हिलाया और फिर दोनों अपने अपने कुल निवासों की ओर मुड़ गए। कल मिलते हैं कहने का कारण यह था कि चेनशिंग और ऐसी और अन्य लोगों ने कल प्रतियोगिता जारी रखने का समय तय किया था। जब चेनशिंग पुस्तकालय में लौटा तो हेस्टिया सो चुकी थी। चेनशिंग ने हेस्टिया को परेशान नहीं किया और हेस्टिया चेनशिंग के कमरे में नहीं सोई। अपने कमरे में लौटने के बाद चेनकसिंग ने बस हाथ मुंह धोया, फिर बिस्तर पर बैठ गया और अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। चेनकसिंग 4.2 शक्ति D598B728, सहनशीलता D578B729, फुर्ती D539B708, चपलता D587B739, जादू H102G286, अपग्रेड, वैकल्पिक विकास क्षमता बरसेकर तलवार राजा।
विकास क्षमता जादू आय। जादू विचार शरीर, प्रकाश का पुत्र, अंधकार का पुत्र, कौशल, पुनर्जन्म नेत्र, युद्ध देवता का आशीर्वाद। आप सभी सोचते हैं कि केवल एक कौशल बचा है जिसमें एक स्थान है, इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं। कौशल की कोई सीमा नहीं है, केवल जादू की सीमा है। निश्चित रूप से भयंकर युद्ध क्षमताओं के मूल्यों को बढ़ाने का सबसे सरल और कारगर तरीका है। जादू को छोड़कर बाकी सभी क्षमताओं के मूल्यों में एक साथ 2 स्तर की बढ़ोतरी देखकर चेनक सिंह बहुत संतुष्ट हुआ। आखिरकार उसने आज निचले स्तर पर कई लड़ाइयां लड़ी थीं। उसकी प्रतिभा को देखते हुए इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना स्वाभाविक था। फिर चेनक सिंह ने क्षमता मूल्य के नीचे अनुग्रह में हुए बदलावों को देखा। क्या तुमने पर्याप्त महान कर्म जमा कर लिए हैं? हाँ, मैं मूल रूप से केवल 4.2 पर था। इस बार मैंने निचले स्तर पर अपने स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली कई राक्षसों को मारा और उनमें से कई तो पहले की तरह ही राक्षस भोज थे। 18वीं मंजिल पर मैंने एक LV.5 फॉलन फेरी क्लोन को भी मारा। अगर मैं ड्यून के साथ मिलकर भी उससे निपटता तो भी मेरे लिए 4.7 महान कर्मों की एक बहुत बड़ी राशि होती। फिर भी मैं इसे अपग्रेड करता रहूंगा और सीमा तक पहुंचने तक इसे बनाए रखूंगा। आशीर्वाद पत्र जलाने के बाद मॉर्निंग स्टार ने वह करने की तैयारी की जो उसने पहले तय किया था लेकिन अभी तक नहीं किया था। वह था डायोनिसस को शाप देना जारी रखना। पुनश्च मुझे लगता है कि कुछ लोग शाप जादू का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहां बता दूं कि शाप जादू उन देवताओं पर काम कर सकता है जिन्होंने अपनी दिव्य शक्ति को सील कर रखा है, लेकिन शाप जादू से भी कोई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वे देवता हैं और उन पर पलटवार होने की संभावना रहती है, लेकिन मॉर्निंग स्टार एक विशेष स्थिति में है और उस पर पलटवार नहीं होगा। अगर वह साहसी लोगों पर हमला करता है तो साहसी लोग सीलबंद देवताओं की तरह नहीं हैं। शक्तिशाली साहसी लोग अपनी ताकत के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रतिरोध कर सकते हैं। हालांकि मॉर्निंग स्टार के कार्रवाई शुरू करने से पहले चेनक सिंह के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज आई। डिंग, आपके पास एक नई ड्रिफ्ट बोतल है, कृपया इसे चेक करें। चेनक सिंह, सिस्टम चेक खोलें। डिंग, ड्रिफ्ट बोतल खुल गई है। होस्ट को वोंगला सोरा इक्विपमेंट बॉक्स प्राप्त करने के लिए बधाई। वोंगला सोरा इक्विपमेंट बॉक्स, इसमें शामिल हैं वोंगला सोरा रिंग, असली आकर्षक एक्स ग्लव, वोंगला संस्करण, डेथ पावर, वोंगला बॉक्स। ओ वोंगला सिस्टम स्पेस में बॉक्स को देखते हुए चेनक सिंह ने धीरे से प्रश्न चिन्ह टाइप किया। वोंगला शिक्षक चेनशिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। डिब्बा निकाला और उसे खोला। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ चेनशिंग के हाथ में मौजूद डिब्बा कई वस्तुओं में बदल गया। वोंगला अंगूठी, वोंगला का बड़ा खाली डिब्बा, वोंगला के दस्ताने और एक प्रकाश की किरण चेनशिंग के माथे में समा गई। जैसे ही प्रकाश चेनशिंग के माथे में समाया, चेनशिंग समझ गया कि यह प्रकाश की किरण क्या है। यह प्रकाश की किरण मृत्यु ऊर्जा का बीज थी। चेनशिंग में समाहित होने के बाद चेनशिंग मृत्यु ऊर्जा की शक्ति का उपयोग कर सकता था। हल्के से विचार करते ही चेनशिंग के माथे पर एक गहरी नारंगी ज्वाला प्रकट हुई और उसी समय चेनशिंग की पुतलियां सुनहरी लाल हो गईं। पल भर में चेनशिंग ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया है। सुपर डेथ एनर्जी मोड वास्तव में शक्ति को बढ़ा सकता है। हालांकि यह पुनर्जन्म नेत्र मोड से प्राप्त शारीरिक शक्ति में वृद्धि जितना अच्छा नहीं है, फिर भी बुरा नहीं है, लगभग आधा ही है। पता नहीं ये दोनों प्रभाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं। बाद में कोशिश करते हैं। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए चेनशिंग ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर चेनशिंग को कुछ सूझा और वह पास ही स्थित फर्श तक लंबे दर्पण की ओर दौड़ पड़ा। निश्चित रूप से, चाहे पिछले जन्म में हो या इस जन्म में, सुपर डेथ मोड में शिष्य वास्तव में बहुत सुंदर होते हैं। फर्श तक लंबे दर्पण के सामने खड़े होकर दर्पण में खुद को देखते हुए, अपने माथे पर चमकती गहरी नारंगी लौ और सुपर डेथ मोड के कारण बदली हुई पुतलियों को देखकर चेनशिंग मन ही मन बुदबुदाया और उसके होठों के कोने पर अनायास ही एक मुस्कान आ गई। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि सुपर डेथ मोड में पुतलियां वाकई कमाल की हैं। तभी चेनशिंग की नजर अपने हाथ में मौजूद अंगूठी पर पड़ी। चेनशिंग के हाथ में मौजूद वोंगला अंगूठी वोंगला की पहली पीढ़ी के कारण भविष्य में बनने वाली अंगूठी नहीं है, बल्कि परिवार के गुरु के पास पहली बार प्रकट होने पर बनी वोंगला अंगूठी का रूप है। यह बहुत ही सुंदर है। चेन 26 स्टार ने बिना किसी झिझक के वोंगला अंगूठी सीधे उसके हाथ में पहना दी। मुझे याद है कि अंगूठी की मृत्यु ज्वाला को जागृत करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरा ज्ञान क्या है? अपनी सूजी हुई उंगली पर अंगूठी को देखते हुए चेनशिंग मन ही मन बुदबुदाया। ठीक उसी समय जब चेनशिंग मृत्यु ज्वाला को जागृत करने के बारे में सोच रहा था, अंगूठी की ज्वाला, उसके हाथ में मौजूद अंगूठी में अचानक एक गहरी नारंगी ज्वाला प्रकट हुई। पल भर में चेनशिंग को कुछ समझ आ गया। ऐसा लगता है कि साहसी बनने के क्षण से ही उसे ज्ञान प्राप्त हो गया था। पहला ज्ञान शक्तिवान बनना था और हाल ही में मित्रों की संख्या बढ़ने के साथ मुझे एक और प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह है रक्षा करना, हेस्टिया की रक्षा करना, अपने आसपास के लोगों की रक्षा करना। जैसे ही यह विचार आया, चेनशिंग के हाथ की शक्ति अचानक एक और भी तीव्र ज्वाला में बदल गई। फूटती हुई ज्वालाएं लगभग एक व्यक्ति की ऊंचाई तक आकाश में उठ गईं। यह दृश्य देखकर चेनशिंग ने तुरंत अपने विचारों को नियंत्रित किया। ज्वालाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ गईं और अंगूठी के चारों ओर मंडराने लगीं। उंगली के किनारे पर फिर से विस्फोट नहीं हुआ। हालांकि चेनशिंग ने महसूस किया कि जब ज्वालाएं फूटीं तो उसका शरीर फिर से मजबूत हो गया। यह पूरी तरह से उस शरीर के समान था जो संसार नेत्र मोड में प्रवेश करने पर मजबूत होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एक निकम्मा जूनियर हाई स्कूल का छात्र सवादा सुनायोशी ज़ेनक्सस से लड़ सका। सुपर डेथची मोड में प्रवेश करने के बाद डेथची ज्वाला प्रज्वलित करने और उस पर महारत हासिल करने के बाद उसने दीवार पर लटकी बाई लैंड से लड़ाई की। मैंने अभी अभी अंगूठी पर डेथची ज्वाला प्रज्वलित की है और मुझे पहले से ही इतना बड़ा संवर्धन मिल गया है। जब मेरी डेथची ज्वाला और मजबूत होगी तो क्या मुझे और भी मजबूत संवर्धन नहीं मिल पाएगा? इसके अलावा डेथची ज्वाला की शक्ति भी बहुत अधिक है।
अगर संसारा आई मोर और सुपर डेथ ची मोर को मिला दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। अचानक चेनक सिंह के मन में यह विचार फिर से आया। अगर दोनों मोर को मिला दिया जाए तो मॉर्निंग स्टार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही उसकी करीबी लड़ाई की ताकत V.6 तक न पहुंचे, अधिकतम वह निश्चित रूप से TV.5 की सबसे मजबूत स्थिति में होगा। यह सोचते हुए मॉर्निंग स्टार आखिरी वोंगला बॉक्स को देखने के लिए बेताब हो गया। एक विचार के साथ मॉर्निंग स्टार ने संसारा आई मोर में प्रवेश किया। संसारा आई मोर में प्रवेश करने के बाद मोर में प्रवेश करते ही मॉर्निंग स्टार यह देखकर चौंक गया कि उसका अनुमान सही था। सुपर डेथ ची मोर और संसार आई मोर की शक्ति वास्तव में एक साथ काम कर सकती है। इस समय मॉर्निंग स्टार का शरीर गहरे नीले प्रकाश से घिरा हुआ था, उसके माथे पर गहरे नारंगी रंग की लौ झिलमिला रही थी और उसकी आंखें अभी भी संसार आई मोर में थीं। लेकिन मॉर्निंग स्टार को यह महसूस हो रहा था कि जब तक वह चाहे अपनी आंखों की पुतलियों को किसी भी समय सुपर डेथ ची मोर के सुनहरे लाल रंग में बदल सकता है। लेकिन उस स्थिति में मॉर्निंग स्टार का रूप थोड़ा अजीब लगेगा। आखिरकार उसका रंग पहले एक समान नीला था और अचानक उसमें दो सुनहरे लाल रंग दिखाई देने लगे। यह अजीब न होता तो और भी अजीब होता, लेकिन चेनशिंग को इन बातों की परवाह नहीं थी। चेनशिंग को अब सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि दोनों मोर के एक साथ काम करने से उसकी शक्ति में कितना सुधार हुआ है। वह अभी केवल सुपर डेथ मोर में था और अंगूठी पर बनी मृत्यु अभी तक प्रकट नहीं हुई थी। चेनशिंग ने फिर से अपना ध्यान केंद्रित किया और उसकी उंगली पर बनी लौ अचानक भड़क उठी। हालांकि पिछले अनुभव के कारण चेनशिंग ने ज्वाला के विस्फोट के समय उसे नियंत्रित कर लिया। शक्ति का विस्फोट तो हुआ, लेकिन इससे वर्तमान स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। चेनशिंग ने ज्वाला को अपनी उंगलियों के चारों ओर मजबूती से नियंत्रित कर रखा था, जो लगातार झिलमिला रही थी। एक पल में चेनशिंग ने महसूस किया कि उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि वह सटीक स्तर निर्धारित नहीं कर सका, चेनशिंग को पूरा विश्वास था कि उसका मोर भी 5वें स्तर पर सर्वश्रेष्ठ था। अपनी प्रबल शक्ति से वह निश्चित रूप से V.5 स्तर पर प्रभुत्व स्थापित कर सकता था। तभी चेनशिंग को कुछ याद आया और उसने वोंगला दस्ताने पहन लिए। पहनते ही दस्तानों में जबरदस्त बदलाव आया। पहले तो ये साधारण से साहसिक दस्ताने थे, लेकिन पहनते ही ये एक प्रचंड प्रकाश से भर उठे और तुरंत ही स्पष्ट उंगलियों की हड्डियों वाले बेहद धातुई दस्तानों में बदल गए, जो चेनशिंग की हथेलियों और उंगलियों में पूरी तरह से फिट हो गए। दस्ताने के पिछले हिस्से पर वोंगला ग्रैंड स्काई रिंग का पैटर्न बना हुआ था और वोंगला रिंग दस्ताने के बाहर भी दिखाई दे रही थी। उसी समय चेनशिंग के दिमाग में कई बातें उभर आईं। वोंगला दस्तानों का उपयोग नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि यह गुरु सवादा सुनायोशी द्वारा बनाई गई एक तरकीब थी, जिसे चेनशिंग ने एक ही झटके में सीख लिया था। अपनी महारत हासिल की हुई तरकीबों को महसूस करते हुए मॉर्निंग स्टार को आश्चर्य नहीं हुआ। क्या यह वैसा ही नहीं था जैसा उसे पहले संसार नेत्र प्राप्त करते समय हुआ था? संसारा नेत्र मोर में संसारा नेत्र की मूल क्षमता के अतिरिक्त दो परम शक्तियां उस व्यक्ति द्वारा विकसित की गई थीं जिसके पास संसारा नेत्र था। यह ज्ञात नहीं है कि इन्हें ओत्सुत्सुकी हमूरा ने बनाया था या बाद में ओत्सुत्सुकी टोनेरी ने। संसारा नेत्र प्राप्त करने और उसे एकीकृत करने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से दो परम शक्तियों में महारत हासिल कर ली। और अब जब उन्होंने वोंगला ग्लव्स प्राप्त कर लिए हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें वोंगला ग्लव्स के मूल स्वामी सवादा सुनायोशी की परम शक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। 0 पॉइंट ब्रेक थ्रू संशोधित नंगे हाथों से ब्लेड पकड़ना, 0 पॉइंट ब्रेक थ्रू प्रथम पीढ़ी संस्करण एब्सोल्यूट 0, सॉफ्ट फ्लेम, हार्ड फ्लेम, एक्स बर्नर एयर, किसी सहायक विशेषता, अदृश्य दर्पण की आवश्यकता नहीं, इत्यादि। ये सभी मूव्स मूल स्वामी मॉर्निंग स्टार ने वोंगला ग्लव्स का उपयोग करके सुनायोशी काडोजादा द्वारा महारत हासिल किए गए सभी मूव्स को सीधे प्राप्त कर लिए थे। इन मूव्स को महसूस करने के बाद मॉर्निंग स्टार ने गहरी सांस ली और फिर अपने हाथ में पकड़े नारंगी बॉक्स को देखा, जो बचकाना लग रहा था। शायद मॉर्निंग स्टार के बॉक्स को देखने के कारण बॉक्स के अंदर मौजूद जीव को कुछ महसूस हुआ और बॉक्स हिलने लगा। नात्सु, यह थोड़ा अजीब लग रहा है। आखिर फेरी टेल का नायक भी नात्सु ही है, लेकिन गुरु के पास आते ही वह एक छोटे शेर में बदल गया। शिकायत तो शिकायत है, लेकिन मॉर्निंग स्टार ने बिना झिझक के ग्रेट स्काई रिंग की ज्वाला को प्रज्वलित किया और फिर रिंग को बॉक्स के ऊपर बने छेद पर अंकित कर दिया। जैसे ही रिंग खुली, बॉक्स एक तीव्र प्रकाश से भर गया और उसमें से प्रकाश की एक धारा निकली जो मॉर्निंग स्टार के चारों ओर घूमती हुई उसके कंधे पर जा गिरी। आगे बढ़ो। इस समय चेनशिंग ने अपने कंधे पर रखे बॉक्स हथियार को देखा, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने पिछले जीवन में आकाश शेर नात्सु को देखा था। वह आकार में छोटा था, सिर पर सफेद धातु की टोपी थी और गर्दन के चारों ओर मृत ज्वालाओं की लटें लिपटी हुई थीं। बहुत प्यारा। आओ। जब उसने नात्सु को देखा तो नात्सु ने चेनशिंग पर दहाड़ मारी। चेनशिंग ने 733 की आवाज सुनी। इस समय नात्सु ने उसका अभिवादन किया, मानो कह रहा हो कि वह भविष्य में उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। मूल पुस्तक में वह बिल्कुल भी डरपोक नहीं था। हालांकि अगर सोचें तो मूल पुस्तक में उसके डरपोक होने का कारण नायक सवादा सुनायोशी से प्रभावित होना प्रतीत होता है, और वह उतना बेकार नहीं था जितना सवादा सुनायोशी ने सतह पर दिखाया था। नात्सु ने उसके द्वारा डाली गई मृत ज्वालाओं को निगल लिया और स्वाभाविक रूप से अपने असली रूप में दिखाई दिया। नात्सु की आवाज दहाड़ जैसी लग रही थी, लेकिन इतनी तेज नहीं थी, बल्कि इतनी प्यारी थी कि चेनशिंग खुद को रोक नहीं पाया और उसे गले लगा लिया। दरअसल चेनशिंग ने ठीक यही किया। उसने नन्हे नात्सु को अपनी बाहों में उठाया और बिल्ली की तरह सहलाने लगा। वाह, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर सहलाने के बाद चेनशिंग रुक गया क्योंकि नात्सु इतने आराम से सहलाए जाने के बाद सो गया था। चेनशिंग ने उसे वापस डिब्बे में रख दिया। नात्सु को डिब्बे में वापस रखने के बाद चेनशिंग नात्सु की क्षमताओं को समझने में कामयाब रहा। नात्सु के प्रकट होने के बाद चेनशिंग ने नात्सु का उपयोग करना ठीक वैसे ही सीखा जैसे उसने वोंगला दस्तानों का उपयोग करना सीखा था। ये दोनों क्षमताएं वोंगला दस्तानों से संबंधित थीं।
वोंगला दस्तानों और वोंगला डिब्बे की क्षमताएं एक जैसी क्यों हैं, जबकि वोंगला अंगूठी की नहीं? इस बात पर चेंशिंग को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह दुनिया गुरु की दुनिया नहीं है। इसलिए वोंगला अंगूठी की असली शक्ति, ऊर्ध्वाधर अंतरिक्षमय अक्ष के चमत्कार की शक्ति, इस दुनिया को प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए यह वोंगला दस्तानों और बक्से से अलग है। वोंगला दस्ताने और डिब्बा सिस्टम स्पेस में रखने के बाद चेनक्सिंग काम पर लग गया। अभी अभी नई ड्रिफ्ट बोतल मिलने की वजह से मुझे देर हो गई। अब डायोनिसस को शाप देने का समय है। जैसे ही उसने यह कहा, चेनक्सिंग के हाथ में एक काली ज्वाला प्रकट हुई और उसने सीधे शाप चला दिया। दूसरी ओर डायोनिसस, जो पहले से ही गहरी नींद में था, अचानक जाग गया, बिस्तर से उठ बैठा और अपने चेहरे पर लगे खून को खाली निगाहों से घूरने लगा। मुझे फिर से शाप दिया गया। अगली सुबह हेस्टिया नींद से जागी। अपने कमरे के बाथरूम में नहाने के बाद हेस्टिया कमरे से बाहर निकली। मॉर्निंग स्टार के कमरे के पास से गुजरते हुए हेस्टिया थोड़ी हैरान रह गई। मॉर्निंग स्टार इन दिनों कालकोठरी में था, इसलिए कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन आज सुबह जल्दी बंद था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मॉर्निंग स्टार वापस आ गया है। बिना किसी झिझक के हेस्टिया ने सीधे दरवाजा खोला और कमरे के बीच में रखे बड़े पलंग की ओर दौड़ पड़ी। पलंग पर लेटे हुए सपने में डूबे मॉर्निंग स्टार को देखकर हेस्टिया बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास दौड़ी। मॉर्निंग स्टार, धड़ाम। सोते हुए मॉर्निंग स्टार को बस इतना महसूस हुआ कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया है, जिससे वह तुरंत जाग गया। हेस्टिया को अपने पेट पर गिरते देख मॉर्निंग स्टार का चेहरा तुरंत नरम पड़ गया और उसने हाथ बढ़ाकर हेस्टिया के बालों को सहलाया। मैं वापस आ गया, हेस्टिया। हाँ, स्वागत है। बालों को सहलाए जाने पर हेस्टिया एक छोटे से पालतू जानवर की तरह बार बार सिर हिला रही थी। हे मॉर्निंग स्टार, तुम्हारा रोमांच कैसा चल रहा है? मेज पर हेस्टिया मॉर्निंग स्टार द्वारा बनाया गया स्वादिष्ट नाश्ता खा रही थी और साथ ही फार्मर स्टार के रोमांच के बारे में भी सोच रही थी। हाँ, बहुत अच्छा रहा। मैं जल रहस्य पर गया था और मैं भाग्यशाली था। मुझे संग्रह करने के लिए बहुत सारी सामग्री मिली। मैं ऐसी और बाकी लोगों से भी मिला, मॉर्निंग स्टार ने खाते हुए जवाब दिया। हाँ, मैं वॉरेन और बाकी लोगों से मिला। हेस्टिया थोड़ी हैरान हुई और फिर उसने मॉर्निंग स्टार को चेतावनी दी। मॉर्निंग स्टार, मैं जानती हूँ कि तुम एक जोशीले नौजवान हो और प्रलोभनों का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें प्रलोभनों का विरोध करना होगा और वॉरेन और बाकी लोगों को तुम्हारा फायदा उठाने का मौका नहीं देना है। मुझे लगता है कि मुझमें आत्मनियंत्रण बहुत है, इसलिए सब ठीक रहेगा। हेस्टिया की बात सुनकर मॉर्निंग स्टार थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने गंभीरता से जवाब दिया। चुन जब भी अकेले में मिलती है, मुझसे छेड़छाड़ करती है, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। हेस्टिया ने संतुष्टि से सिर हिलाया। तुरंत ही हेस्टिया थोड़ी चिंतित दिखी। मॉर्निंग स्टार, भले ही तुम सच में प्रलोभन का विरोध न कर पाओ, तुम्हें मुझे जल्द से जल्द बताना होगा। मॉर्निंग स्टार, तो अब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? जब मॉर्निंग स्टार और हेस्टिया नाश्ता कर रही थीं, उसी समय ओरारियो के अन्य स्थानों पर कुछ घटनाएं घट रही थीं। उनमें से 2 घटनाएं मॉर्निंग स्टार से संबंधित थीं और एक हेस्टिया के परिवार बेले से संबंधित थी। ऐसा लग रहा था कि फ्रेया बेले को निशाना बना रही है। फ्रेया फिलहाल मॉर्निंग स्टार से निपट नहीं सकती थी, लेकिन बेबल टावर की सबसे ऊपरी मंजिल से नीचे जमीन की ओर देखते हुए उसे बेले के अस्तित्व का पता चला। उसने बेले की शुद्ध रोशनी देखी। यह सोचकर कि उसके पास करने को कुछ नहीं है, उसने बेले का इस्तेमाल समय बिताने के लिए किया। मॉर्निंग स्टार को फिलहाल पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इससे उसे अन्य साहसी लोगों को भर्ती करने से नहीं रोका जा सकता जो उसकी नजर में आते हैं। तो सुश्री बेले, कृपया यह लंच बॉक्स स्वीकार करें। दूसरी ओर, कृपया सराय का ध्यान रखें। सुश्री बेले, फेंग्यू होस्टेस टैवर्न के दरवाजे पर जिएर ने बेले को एक लंच बॉक्स देते हुए मुस्कुराते हुए कहा। शर्मीली और अंतर्मुखी बेले मना नहीं कर पाई और उसने बेमन से उसे ले लिया। बस मिस बेले, मैं थोड़ी व्यस्त हो जाऊंगी। कृपया फेंग्यू होस्टेस टैवर्न का ध्यान रखना। बेले के लंच बॉक्स लेते ही जिएर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने बेले को याद दिलाने के लिए हाथ हिलाया और फिर टैवर्न में प्रवेश कर गई, बेले को वहीं अचंभित छोड़कर। यह पहली बार था जब किसी ने उसे लंच बॉक्स भेजा था और उसने उसे अचंभित होकर ले लिया था। होश में आने के बाद जिएर लंच बॉक्स वापस नहीं करना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से यह विचार तुरंत गायब हो गया। छोड़ो, मैं मिस जिएर को बाद में चुका दूंगी, यह सोचकर बेले बाबेल के टावर की ओर दौड़ पड़ी। दूसरी ओर, हर्मेस परिवार के निवास की ओर। तुम्हारा मतलब है लूसिफर परिवार का मॉर्निंग स्टार बहुत शक्तिशाली है? तुम एक लेवल 5 की महिला एडवेंचरर का सामना कर रहे हो, जिसे उसने पवन जादू से बुरी तरह घायल कर दिया था। हर्मीस ने भौहें चढ़ाकर लुलुन की ओर देखा और अविश्वास भरे चेहरे से पुष्टि की। लोकी परिवार की 1000 परियों के पास 4.3 के शरीर के साथ 4.5 की जादुई शक्ति है, यह अविश्वसनीय है। नतीजतन अब एक और अस्तित्व है जो जादुई प्रतिभा के मामले में लेफिया से भी ज्यादा भयानक है। 4.2 के पास 4.5 के बराबर जादुई शक्ति है जो 3 स्तरों तक फैली हुई है। अगर स्तर की शक्ति को ध्यान में न रखा जाए तो मॉर्निंग स्टार अल्फिया से भी ज्यादा भयानक है। कुछ महीनों बाद लौटने पर मुझे ऐसे भयानक साहसी राइजिंग स्टार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। असल में मेरा उद्देश्य बेले पर ध्यान केंद्रित करना था और मैंने कबीले के सदस्यों से मॉर्निंग स्टार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा था क्योंकि मॉर्निंग स्टार ने अपग्रेड का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास वास्तव में इतनी भयानक प्रतिभा होगी। अगले ही पल हर्मेस को कुछ सूझा। गिल्ड और यूरेनस ने मॉर्निंग स्टार की स्थिति पर जरूर ध्यान दिया होगा, लेकिन उन्होंने घोषणा नहीं देखी। लगता है मुझे समय मिलने पर यूरेनस से बात करनी होगी। शायद मॉर्निंग स्टार दूसरी उम्मीदवार हो सकती है। खैर, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। प्रभु हर्मेस, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। लुलुने ने बार बार सिर हिलाया और फिर एक और बात बताई। क्या बात है? मॉर्निंग स्टार से मिली जानकारी जितनी ही महत्वपूर्ण बात सुनकर हर्मेस दंग रह गए। वाह, एक साथ 2 महत्वपूर्ण जानकारियां मिल गईं।
क्या तुम इतने भाग्यशाली हो? हाँ। हे भगवान हेमीस, लोकी परिवार की तलवार राजकुमारी द्वारा महिला साहसी को मारने के बाद उस महिला साहसी के शरीर से एक असामान्य जादुई पत्थर का टुकड़ा गिर गया। लुलने ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर जो देखा वह बताया। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब रेविस की हत्या हुई तब भी उसने रेविस के शरीर में जादुई पत्थर को टूटा हुआ देखा। इस घटना से वह बहुत डर गई और रात में भागकर वापस आ गई। लेकिन हेमीस सो रहे थे, इसलिए उसने हेमीस को परेशान न करने के लिए सुबह तक इंतजार किया और हेमीस को दोनों बातें बताईं। हेमीस। दूसरी ओर ट्वाइलाइट पवेलियन में ऐसी और बाकी 4 लोग भी 18वीं मंजिल पर जो कुछ उन्होंने देखा उसकी रिपोर्ट कर रहे थे। इस समय फिन के कार्यालय में लोकी वंश के 3 विशालकाय ऐसी और बाकी 4 लोग मौजूद थे। बाकी लोग वहां नहीं थे। बर्ट कहाँ गया यह पता नहीं था और लोकी बाहर गया था, मानो कुछ तैयारी कर रहा हो। वह यहाँ नहीं है। भाई मॉर्निंग स्टार वाकई अविश्वसनीय है, उसने सचमुच इतनी शक्तिशाली शक्ति दिखाई। 2 से 5 तक यह तो 3 स्तर पार कर चुका है। दफ्तर में कई लोगों की रिपोर्ट सुनने के बाद फिन भावुक हो गया। मॉर्निंग स्टार ने सचमुच साहसी लोगों के बारे में उसकी समझ को बार बार ताजा कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहसी लोग इतने स्तर पार कर सकते हैं। हालांकि यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वह महिला साहसी जिसके शरीर में जादुई पत्थर है। चलो उसे सनकी ही कह लेते हैं। किसी के शरीर में जादुई पत्थर होना, लगता है वह किसी देवता के कुल का नहीं होगा। किसी देवता के कुल के शरीर में ऐसी चीज का होना असंभव है। देवता को जरूर पता चल जाएगा। इसके अलावा उस सनकी ने ऐसी को 59वीं मंजिल पर जाने के लिए कहा। वहां जरूर कुछ अविश्वसनीय छिपा हुआ है, लिविलिया ने आगे कहा। हाँ, लगता है अगला अभियान थोड़ा मुश्किल भरा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आदमी ने क्या कहा। आर्या, यह वाकई अविश्वसनीय है, ग्रेस ने गंभीर भाव से कहा। जैसे ही यह हुआ, फिन और लिविलिया के चेहरे गंभीर हो गए। तीनों जानते थे कि आर्या नाम का क्या अर्थ है। यह 1000 साल पहले की बात है, महान पवन परी और भाड़े के सैनिक राजा अल्बर्ट की कहानी, और अब लगभग कोई नहीं जानता। अब जब लाल बालों वाली उस अजीब लड़की ने एस को आर्या के रूप में पहचाना है तो इसका मतलब है कि अंधेरे में छिपे दुश्मन को आर्या के अस्तित्व का पता है, और यहाँ तक कि उसे इसकी गहरी समझ भी है, और यह शायद 1000 साल पहले की घटना से भी जुड़ा हो सकता है, जिससे मामले की गंभीरता बहुत बढ़ जाती है। अर्नोल्ड, आर्या के साथ क्या हो रहा है? तीनों की बातें सुनकर टियोना ने हाथ उठाया और संदेह व्यक्त किया। टियोन और लेफिया भी बहुत उत्सुक थीं। इस बारे में मत पूछो, इस पर बात मत करो, फिन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए स्पष्ट ढंग से जवाब दिया। आर्या के मामले गुप्त रखे जाएं या न रखे जाएं, वे काफी उलझे हुए हैं। जैसे अभी आर्या से संबंधित एक व्यक्ति अचानक प्रकट हो गया। अगर वे सच में कुछ कह सकते तो इन तीनों ने इतने सालों तक इसे गुप्त नहीं रखा होता। ओह, फिन का जवाब सुनकर डियोना ने बड़ी आज्ञाकारिता दिखाई और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम चलते हैं, फिन का जवाब सुनकर गो यानी ने कहा। सच कहूं तो अब वह फिन के साथ नहीं रहना चाहती थी और उसे थोड़ी असहजता महसूस हो रही थी। फिन, हम पहले चलते हैं, ऐसी ने भी कहा। कैप्टन, लेडी लिविलिया, मिस्टर ग्रेस, हम पहले चलते हैं, लेफिया ने भी विनम्रता से विदा ली। क्या कोई जरूरी काम है? ऐसी और लेफिया को जल्दी में जाते देख लिविलिया थोड़ी हैरान हुई। अरे, क्या हमने उस अजीब आदमी से लड़ाई नहीं की थी? लू ने ब्रदर मॉर्निंग स्टार से सब कुछ सीख लिया है। तो मैं ब्रदर मॉर्निंग स्टार से फिर से लड़ने जा रही हूँ, मजेदार, और मैंने कल रात वापस आते ही अपॉइंटमेंट ले लिया था। लगता है ब्रदर मॉर्निंग स्टार लगभग आ ही गए हैं, डियोना ने मुस्कुराते हुए बताया। ओह, सच में? तो फिर मुझे जाकर देखना पड़ेगा। यह सुनकर लिविलिया की आंखें चमक उठीं। उसने मॉर्निंग स्टार के बारे में कई बार सुना था, लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। पिछली बार जब मॉर्निंग स्टार आया था तब वह वहां नहीं थी। इस बार उसे अच्छी तरह देखना ही होगा। तो मैं जाकर देखता हूं, फिन ने भी मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। अरे भाई, मॉर्निंग स्टार अभी तक नहीं आए हैं, हम बस तैयारी करने जा रहे हैं, लिविलिया के साथ जाने की बात सुनकर डियोना ने सिर खुजाते हुए कहा। ठीक है, जब वह साथी आए तो किसी को मुझे सूचित करने के लिए कह देना, मैं जाकर देख लूंगा। यह सुनकर लिविलिया ने सिर हिलाया और फिर निर्देश दिया। समझ गई शक्ति। फिर एस और बाकी 4 लोग दफ्तर से चले गए। दफ्तर में सिर्फ फिन और बाकी 3 लोग रह गए। वैसे लोकी ने आखिर किया क्या? शांत होने के बाद फिन ने लिविलिया और ग्रेस की तरफ देखा और कुछ उलझन में बोला। सा, मैंने सुना है कि वह आज रात देवताओं की सभा की तैयारी करने गया है। लिविलिया और ग्रेस ने एक दूसरे को देखा। ग्रेस ने सिर हिलाया और लिविलिया ने जो कुछ भी जानती थी वह बताया। देवताओं की सभा? मुझे उम्मीद है कि लोकी सफल होगा। मुझे उम्मीद है कि लोकी अब और भी ज्यादा सफल होगा। मैं भी। एस और बाकी लोगों के दफ्तर से जाने के कुछ ही देर बाद मॉर्निंग स्टार मिलने आया। अरे भाई मॉर्निंग स्टार, आप यहाँ हैं? गलियारे में डियोना ने उत्साह से हाथ हिलाकर मॉर्निंग स्टार का अभिवादन किया, जिसे परिवार के सदस्य यहाँ लाए थे। स्वागत है मॉर्निंग स्टार, डियोना ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ पीछे करके कहा। श्रीमान मॉर्निंग स्टार, सुप्रभात। लेफिया अभी भी थोड़ी शर्माई हुई थी और बोलते समय थोड़ी घबराई हुई थी। मॉर्निंग स्टार, ऐसी ने हल्के से सिर हिलाया। सुप्रभात, मॉर्निंग स्टार ने भी हल्के से सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर समूह सीधे प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा। ब्लू, कृपया लिविया और बाकी लोगों को बता देना कि हमने उन्हें यहाँ बुलाया है। जाने से पहले डियोना ने मॉर्निंग स्टार का नेतृत्व कर रहे परिवार के साथियों से पूछना नहीं भूला। समझ गया, आगे चल रहे सदस्य ने सिर हिलाकर सहमति जताई। धन्यवाद। समूह जल्द ही प्रशिक्षण मैदान पहुंच गया। क्योंकि उन्हें पता था कि चेंशिंग आ रहा है, इसलिए डियोना और बाकी लोगों ने सुबह सुबह ही प्रशिक्षण मैदान आरक्षित कर लिया था। चेंशिंग और बाकी लोगों के प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करने से पहले पूरे प्रशिक्षण मैदान में कोई नहीं था।
चलो चेनशिंग अब शुरू करते हैं। प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करते ही डियोना ने 2 कुकरी फेंकी, उत्साह से चिल्लाई और अगले ही पल चेनशिंग की ओर दौड़ पड़ी। मॉर्निंग स्टार डब्ल्यू, डायोना डब्ल्यू, एस डब्ल्यू, लेफिया वी। डायोना की हरकत देखकर मॉर्निंग स्टार के चारों सदस्यों ने अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई। हालांकि मॉर्निंग स्टार ने मना नहीं किया। कुकरी को पकड़ते ही उसने सीधे हमला कर रही डायोना का सामना किया और उससे सीधे लड़ना शुरू कर दिया। यह देखकर ऐसी और बाकी दोनों जल्दी से पीछे हट गए और मैदान उन दोनों को दे दिया। डायोना को शायद पता चल गया था कि मॉर्निंग स्टार की ताकत फिर से बढ़ गई है। कुछ ही चालों में उसने अपनी ताकत को सीधे 820 तक बढ़ा दिया। कुछ दिन पहले की लड़ाई में वह केवल 4.4 की ताकत का इस्तेमाल कर रहा था और अब सीधे 4.5 का इस्तेमाल कर रहा है। यह देखकर चेनशिंग ने भी तुरंत संसारा नेत्र मोड चालू कर दिया। चेनशिंग की कृपा क्षमता के मूल्य में वृद्धि के साथ चेनशिंग का शरीर मजबूत हो गया और संसारा नेत्र मोड की शक्ति भी बढ़ गई। संसारा नेत्र मोड में प्रवेश करने के बाद चेनशिंग की शक्ति बहुत बढ़ गई थी और वह लेवल 5 के बेहद करीब थी। अगर आप कहें तो यह रुई वेसी की स्थिति के समान है और वह किसी भी समय लेवल 5 में प्रवेश कर सकता है। हालांकि चेनशिंग की क्षमता का मूल्य काफी बढ़ गया है, फिर भी यह केवल 4.2 ही है और इसकी तुलना उच्चस्तरीय साहसी लोगों की क्षमता के मूल्य में वृद्धि से होने वाले शक्ति परिवर्तन से नहीं की जा सकती। बेशक ऐसी की तरह वह एक कुलीन 4.5 है। यदि यह एक यादृच्छिक उन्नयन होता तो चेनशिंग अपनी वर्तमान शक्ति से उसे हरा सकता था। हालांकि जो 4.5 में उन्नयन कर सकते हैं वे न्यूनतम उन्नयन शर्तों को पूरा करने के बाद सीधे उन्नयन कर लेते हैं। प्रथम स्तर के साहसी के लिए ऐसा होना लगभग असंभव है। मॉर्निंग स्टार की शक्ति फिर से बढ़ गई है और सुधार की गति वास्तव में तेज है। युद्ध क्षेत्र में चल रही लड़ाई को देखकर डियोना आह भरे बिना नहीं रह सकी। वह देख सकती थी कि मॉर्निंग स्टार की वर्तमान शक्ति कुछ दिन पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। वाह, यह तो अविश्वसनीय है, ऐसी ने सहमति में सिर हिलाया। उनकी शक्ति में भी पिछले कुछ दिनों में सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अधिक शक्तिशाली युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली है, जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि हुई है। साहसिकों की दुनिया में कृपा क्षमताएं और युद्ध कौशल एक दूसरे के पूरक होते हैं। शक्तिशाली कृपा मूल्यों और शक्तिशाली युद्ध कौशलों का संयोजन और भी अधिक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। अन्यथा वे मॉर्निंग स्टार के शक्तिशाली युद्ध कौशल को देखकर इतने उत्साहित नहीं होते और इस शक्तिशाली युद्ध कौशल को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। उनकी शक्ति में वृद्धि सीजीडीए युद्ध कौशलों के कारण है और फार्मर स्टार द्वारा आज प्रदर्शित शक्ति वृद्धि पूरी तरह से कृपा मूल्यों के कारण है। ऐसी को पूरा विश्वास था कि पिछले कुछ दिनों में चेनशिंग की कृपा क्षमता का मूल्य निश्चित रूप से कुछ 100 से अधिक बढ़ गया होगा, अन्यथा इतनी अधिक वृद्धि संभव नहीं होती। ऐसी यह जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि चेनशिंग ने यह कैसे किया, लेकिन यह केवल जिज्ञासा थी। चेनशिंग के साथ अपने वर्तमान संबंधों को देखते हुए वह चेनशिंग से ऐसा प्रश्न नहीं पूछती। मैं चेनशिंग के साथ अपने संबंध को कैसे बेहतर बना सकती हूँ? मैदान पर चल रही लड़ाई को देखते हुए ऐसी ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने स्वीकार किया कि वह थोड़ी लालची थी। चेनशिंग से इतनी शक्तिशाली युद्ध कला सीखना ही काफी नहीं था। वह कांगशिंग से अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने का तरीका भी सीखना चाहती थी, लेकिन वह अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा को दबा नहीं पा रही थी। अगर उसे शक्ति बढ़ाने का यह तरीका मिल जाता तो वह इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। बहुत खूब श्रीमान चेनशिंग, एक जादूगरनी होने के नाते लेफिया की दृष्टि डियोना और ऐसी जैसी नहीं थी, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि मॉर्निंग स्टार की शक्ति बढ़ गई है। इस समय उसकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थीं। तभी डियोना ने कुछ देखा और आश्चर्य से चिल्लाई, क्या भाई मॉर्निंग स्टार के माथे पर आग है? बगल में खड़ी ऐसी और लेफिया भी हैरान थीं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मॉर्निंग स्टार के माथे पर अचानक एक गहरे नारंगी रंग की ज्वाला प्रकट हुई। लेकिन अगले ही पल डियोना और ऐसी को कुछ गड़बड़ लगी। नहीं, ज्वाला प्रकट होने के बाद भाई मॉर्निंग स्टार की शक्ति फिर से बढ़ गई है, डियोना ने हैरानी से कहा, अपनी खुशी छिपा नहीं पाई। मॉर्निंग स्टार की शक्ति पूरी तरह से 4.5 स्तर पर पहुंच गई है, ऐसी ने धीमी आवाज में कहा। यह कोई नई कला होनी चाहिए। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। तीनों ने सिर घुमाया और पाया कि लड़ाई में मग्न होने के कारण उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि फिन और बाकी 2 लोग यहां आ गए हैं। अभी अभी फिन ने ही बात की थी। इस समय तीनों इस तरफ आ रहे थे। हे कैप्टन लिविलिया, अंकल ग्रेस, डियोना ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कैप्टन, लेडी लिविलिया, मिस्टर ग्रेस, लेफिया उनके पीछे पीछे आई। ऐसी ने बस हल्के से सिर हिलाया। यह अविश्वसनीय है कि किसी के पास वास्तव में इतनी उत्कृष्ट युद्ध कला है। यह युद्ध कौशल हजारों अनुग्रह मूल्यों के अंतर को मिटाने के लिए पर्याप्त है। ग्रेस ने मैदान पर चल रहे युद्ध को देखते हुए सिर हिलाया और मन ही मन आह भरी। छठे स्तर के साहसी के रूप में और ऐसी और अन्य लोगों की तुलना में दशकों अधिक अनुभव के साथ ग्रेस की दृष्टि निस्संदेह ऐसी और अन्य लोगों से कहीं बेहतर है। वह ऐसी और अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक गहराई से देख सकता है। चेनशिंग द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल को लगभग त्रुटिहीन कहा जा सकता है। कम से कम वह अपने युद्ध कौशल की तुलना चेनशिंग से करने की हिम्मत नहीं करता। ग्रेस को लगा कि यहां तक कि मार्शल आर्ट का चरम अभ्यास करने वाला योद्धा भयंकर ओटा भी इस मामले में चेनशिंग से तुलना नहीं कर सकता। सच में शुरुआत में भाई चेनशिंग के पास केवल शक्तिशाली युद्ध कौशल थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई चेनशिंग ने पर्याप्त युद्ध अनुभव प्राप्त कर लिया है और दोनों को एकीकृत कर लिया है। इस एकीकरण ने भाई चेनशिंग के युद्ध कौशल को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। फिन ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में स्पष्ट प्रशंसा थी। दशकों में पहली बार उसका सामना इतने शक्तिशाली उभरते सितारे से हुआ था। नहीं, मॉर्निंग स्टार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमान है कि 1 या 2 महीने में वह उनके बराबर पहुंच जाएगा।
फिन ने अपने पिछले अनुमान को पलटते हुए मॉर्निंग स्टार के खुद और दूसरों के बराबर पहुंचने में लगने वाले महीनों की संख्या कम कर दी। बेशक वह उस 4.6 क्षेत्र की बात कर रहा था जहां वह और ग्रेस थे। लेवल 5 की बात करें तो क्या आपने नहीं देखा कि मॉर्निंग स्टार अब पूरी ताकत से लड़ रही डियोन से मुकाबला कर सकता है। अब मॉर्निंग स्टार सचमुच एक 4.5 लड़ाकू शक्ति बन चुका है। अविश्वसनीय। मैंने पहले सोचा था कि केवल जादुई मारक क्षमता ही पहले स्तर तक पहुंची है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी आमने सामने की लड़ाई की ताकत भी वहां तक पहुंच गई है। इस समय लिविलिया आ भरे बिना नहीं रह सकी। भाई, मॉर्निंग स्टार का वर्णन करने के लिए मुझे कोई और विशेषण नहीं मिल रहा। मैं इसे अविश्वसनीय ही कह सकता हूं। यह पूरी तरह से अकल्पनीय और समझ से परे है। फिन ने सहमति में सिर हिलाया। मॉर्निंग स्टार की स्थिति उसकी कल्पना से परे थी। मॉर्निंग स्टार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह उसके भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहता था, लेकिन उसका दिमाग खाली था। वह मॉर्निंग स्टार से संबंधित किसी भी स्थिति की कल्पना नहीं कर पा रहा था। ज्यादा से ज्यादा वह मॉर्निंग स्टार की शक्ति में वृद्धि की गति का अनुमान लगा सकता था, और यह भी सटीक नहीं है। शायद जिस समय उसने भविष्यवाणी की उस दौरान मॉर्निंग स्टार के साथ कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ हो, जिससे उसकी शक्ति फिर से तेजी से बढ़ गई हो। तीनों दिग्गजों की बातचीत सुनकर ऐसी और अन्य लोग बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि मॉर्निंग स्टार के बारे में तीनों का आकलन बिल्कुल सही था। मॉर्निंग स्टार के साथ जो हुआ वह इतना अविश्वसनीय था कि अगर मॉर्निंग स्टार के साथ फिर से कुछ अविश्वसनीय घटित हो भी जाए तो भी वे चौंकेंगे नहीं। डायोना ने कहा कि अभी अभी मॉर्निंग स्टार में आए बदलावों से वह आखिरी बार चौंकी थी, और अब वह दोबारा कभी नहीं चौंकेगी। भले ही मॉर्निंग स्टार अगली बार छठे स्तर की ताकत दिखाए, तब भी वह नहीं चौंकेगी। मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, और मैं बाद में लड़ाई के लिए पूछूंगी। यहाँ आने के बाद ग्रेस की नजरें मैदान पर चल रही लड़ाई पर टिकी रहीं, एक पल के लिए भी नहीं हटी। मॉर्निंग स्टार और टियोन के बीच की लड़ाई को जितना ज्यादा वह देखती, उतना ही ज्यादा उत्साहित होती जाती। वह नीचे जाकर मॉर्निंग स्टार से लड़ना चाहती थी। इतने कुशल योद्धा से लड़ना उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसकी मौजूदा स्थिति और ताकत को देखते हुए उसकी मदद करना किसी के लिए भी मुश्किल है। अगर कोई है भी तो वह ओटा है। लेकिन ओटा से लड़ना नामुमकिन है जब तक कि लोकी परिवार और फ्रेया परिवार के बीच युद्ध न हो जाए। लेकिन अब उसके सामने ऐसा व्यक्ति है। भले ही उसे कुछ इनाम चुकाना पड़े, वह मॉर्निंग स्टार से लड़ना चाहती है। मैं भी। बाद में पूछ लेना, मुझे यकीन है भाई मॉर्निंग स्टार मना नहीं करेंगे। फिन ने सहमति में सिर हिलाया। जब मॉर्निंग स्टार पहले आए थे तब वह परिवार में नहीं थे, और उन्होंने सचमुच एक बड़ा मौका गवा दिया था। इस बार यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हारी इतनी दिलचस्पी देखकर मैं भी बाद में मॉर्निंग स्टार से जादू का आदान प्रदान करने के लिए मिलूंगी। अपने दोनों साथियों की इतनी उत्सुकता देखकर लिविलिया ने कुछ देर सोचा और फिर बोली। सच कहूं तो जब लेफिया ने कहा कि मॉर्निंग स्टार के पास 4.5 स्तर की जादुई शक्ति है, तभी से उसकी दिलचस्पी मॉर्निंग स्टार में थी, वरना मॉर्निंग स्टार के आने पर वह डियोना को उसे बुलाने के लिए क्यों कहती। भले ही ग्रेस और फिन ने यह न कहा हो, लेकिन ऐसी और दूसरों से लड़ाई के बाद वह मॉर्निंग स्टार से जादू का आदान प्रदान करना चाहती थी। यह कहा जा सकता है कि इस समय लोकी परिवार के शीर्ष नेता मॉर्निंग स्टार द्वारा दिखाए गए हर चीज से पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। चेनक्सिंग को समझ नहीं आ रहा था कि फिन और बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं। इस समय चेनक्सिंग बहुत उत्साहित था, क्योंकि संसारा आई मोड और सुपर डेथ ची मोड को एक साथ सक्रिय करने के बाद उसकी शक्ति उतनी ही थी जितनी उसने कल रात अनुमान लगाया था। इन दोनों मोड के संयोजन से चेनक्सिंग की शक्ति टियोन से बहुत कम नहीं थी। अगर वह डेथ ची फ्लेम को प्रज्वलित करता तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से टियोन की वर्तमान शक्ति से कहीं अधिक होती। चेनक्सिंग के शक्तिशाली युद्ध कौशल के साथ अगर उसका सामना रेविस से भी होता तो चेनक्सिंग उसे अकेले ही आसानी से हरा देता। यह शक्तिशाली युद्ध कौशल से प्राप्त शक्ति है। जैसा कि ग्रेस ने कहा, चेनशिंग के शक्तिशाली युद्ध कौशल उसे 1 या 2000 यहां तक कि 3 या 4000 के क्षमता मूल्य अंतर को पार करने में सक्षम बनाते हैं। उपन्यास में जब ऐसी और अन्य लोग अभियान के दौरान ओटा से दोबारा मिले तो ऐसी ने ओटा से लड़ते समय उल्लेख किया कि शक्तिशाली युद्ध कौशल इन क्षमता मूल्यों के अंतर की भरपाई कर सकते हैं। चेनशिंग के वर्तमान युद्ध कौशल ओटा से कम नहीं है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, क्या ऐसी से लड़ते समय ओटा को क्षमता मूल्य अंतर की भरपाई करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा उलझन में हूं। हालांकि टियोन से लड़ते समय चेनशिंग ने मृत्यु ऊर्जा ज्वाला को प्रज्वलित नहीं किया। मॉर्निंग स्टार और टियोन के बीच वर्तमान युद्ध पूरी तरह से एक प्रशिक्षण युद्ध में बदल गया है। यदि मृत्यु ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है तो यह एक पूर्णतः कुचलने वाला खेल होगा। कृपा का स्वामी समान शक्ति वाले साहसी और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध करके अपनी शक्ति बढ़ाता है, और यहाँ मॉर्निंग स्टार में समान शक्ति वाले 3 प्रकार के साहसी और राक्षस हैं। पहली श्रेणी में सामान्य अवस्था में मॉर्निंग स्टार के बराबर शक्ति वाले साहसी और राक्षस शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में पुनर्जन्म नेत्र मोड सक्रिय होने और उसकी शक्ति बढ़ने के बाद मॉर्निंग स्टार के बराबर शक्ति वाले साहसी और राक्षस शामिल हैं। तीसरी श्रेणी में वर्तमान मॉर्निंग स्टार है, जिसमें पुनर्जन्म नेत्र मोड, सुपर डेथ मोड और डेथ फ्लेम एक साथ सक्रिय हैं। टियोन जैसे साहसी लोगों से लड़ते समय पुनर्जन्म नेत्र मोड और सुपर डेथ मोड तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं और डेथ फ्लेम सक्रिय नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि मॉर्निंग स्टार इस तरह खेल सकता है और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और युद्ध के लक्ष्य को स्वतंत्र रूप से चुन सकता है, क्योंकि मॉर्निंग स्टार के पास एक ऐसी क्षमता है जो उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। यदि ऐसा न होता तो कोई विकल्प ही नहीं होता। हालांकि शक्ति बढ़ाने की क्षमता के साथ सामान्य अवस्था से कहीं अधिक शक्तिशाली साहसी और राक्षसों से लड़ने पर किसी भी अन्य स्थिति की तुलना में साहसी की शक्ति में अधिक सुधार होता है। कुछ दिन पहले चेनक्सिंग ने संसारा आई मोड में ऐसी और अन्य लोगों से लड़ने के बाद एक उदाहरण पेश किया।
वैसे ऐसी की वाइंड स्पिरिट स्प्रिंट भी चेनक सिंह के 2 मोड़ की तरह ही ताकत बढ़ाने वाली एक स्किल है। ऐसी को यह पहले ही कर लेना चाहिए था। मूल रचना में ऐसी ने वाइंड स्पिरिट स्प्रिंट से उडेओस को चुनौती दी और द्वंद्व युद्ध जीत लिया। उसके बाद जो रुकावटें आ रही थीं, वे दूर हो गईं और उसने अच्छे कर्मों का संचय किया, जिससे उसे सीधे अपग्रेड मिल गया। यही चेनक सिंह की वर्तमान स्थिति है। अपनी ताकत को अपनी सामान्य ताकत से कहीं अधिक बढ़ाने के लिए एम्प्लीफिकेशन स्किल का उपयोग करें और फिर सामान्य अवस्था में अपने से बेहतर साहसी लोगों से लड़कर अपनी ग्रेस एबिलिटी को बेहतर बनाएं। हालांकि अगर यह क्रशिंग गेम है तो इसका बहुत अच्छा प्रशिक्षण प्रभाव नहीं होगा। मॉर्निंग स्टार के दोनों मोड मिलकर उसकी ताकत को टियोन के बराबर कर देते हैं, जो लड़ाई के लिए एकदम सही है। हालांकि अगर मृत्यु की ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है तो मॉर्निंग स्टार अपनी बढ़ी हुई शक्ति के साथ टियोन को कुचल देगा। यह उल्टा असर करेगा और प्रभावी प्रशिक्षण प्राप्त करना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार इस बार ऐसी और अन्य लोगों से लड़ने आया है ताकि इस सिद्धांत का उपयोग करके भयंकर युद्ध के माध्यम से कृपा के मूल्य में वृद्धि कर सके। अगर वह उन्हें सीधे कुचल देता है तो इसका क्या फायदा? उसे कोई अभ्यास नहीं मिलेगा। उस स्थिति में उसका आना ही बेकार था। मॉर्निंग स्टार का दृष्टिकोण कृपा में एक तरह की खामी जैसा है। इसके अलावा 2 रूपों का अध्यारोपण पहले से ही बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करता है और मृत्यु की ज्वाला प्रज्वलित करने से और भी अधिक ऊर्जा खर्च होती है। आगे वह ऐसी और अन्य लोगों से लड़ेगा। मॉर्निंग स्टार ऐसी और अन्य लोगों से लड़ने से पहले अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहता। तब तक एक कमजोर झींगा बन जाना शर्मनाक होगा। हालांकि वाह मॉर्निंग स्टार, मुझे प्रसन्न करते रहो। डियोन को हिंसक अवस्था में देखकर मॉर्निंग स्टार थोड़ा अवाक रह गया, लेकिन फिर भी उसने डियोन के अनुरोध का पालन किया और इस अवस्था की अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। दोनों के बीच लड़ाई बेहद भयंकर थी और टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि प्रशिक्षण मैदान में लगातार गूंज रही थी। अगर यह प्रशिक्षण मैदान ध्वनिरोधक नहीं होता तो यह आवाज बाहर तक फैल जाती और पूरे डस्क हॉल में गूंज उठती। अपने पीछे मौजूद ग्रेस से आ रही हल्की गर्मी को महसूस करते हुए चेनशिंग ने अपने होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। ग्रेस, तुम में सुधार हो रहा है। चेनशिंग अपनी बढ़ती शक्ति से बहुत खुश था। हालांकि वह किसी भी समय शियाओ गुआंग को अपने वश में कर सकता था और उसकी शक्ति को 4.6 तक बढ़ा सकता था, लेकिन यह अंततः एक वशीकरण था। चेनशिंग की अपनी शक्ति नहीं और शियाओ गुआंग का उपयोग हेस्टिया की रक्षा के लिए किया जाता था, इसलिए वह इसे यूं ही नहीं बुलाता। लगता है कि अब मुझे हर हफ्ते यहाँ आकर इसकी मरम्मत करानी पड़ेगी। युद्ध क्षेत्र के बाहर दोनों के बीच हुई लड़ाई से टूटे हुए फर्श को देखकर लिविलिया ने हल्के स्वर में कहा, हाँ, लगता तो यही है। मुझे लगता है शाम को डिंगोबर्नुई कबीले के लोग इसकी मरम्मत करने आएंगे। फिन ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो बस पहली लड़ाई हुई है और इसने प्रशिक्षण मैदान को इतना नुकसान पहुंचा दिया है। अभी कई और लड़ाइयां होनी बाकी हैं और वह और ग्रेस भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अनुमान है कि लड़ाई से हुआ नुकसान निश्चित रूप से कांगशिन और ऐसी और अन्य लोगों के बीच हुई लड़ाई से हुए नुकसान से ज्यादा नहीं होगा। टियोन फिर से बेकाबू हो रही है। पास खड़ी टियोना ने युद्ध क्षेत्र में हो रहे बदलावों को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सचमुच युद्ध क्षेत्र में टियोन सचमुच बेकाबू हो गई थी और हिंसक अवस्था में पहुंच गई थी। टियोन धीरे धीरे अपने स्वभाव में लौटती हुई लग रही है। युद्ध के मैदान में टियोन को देखते हुए लिविलिया ने अचानक कहा। ये शब्द सुनते ही फिन के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक गई। टियोन स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी और जल्दी गुस्सा होने वाली थी, लेकिन उसने अपने इस स्वभाव को दबा रखा था क्योंकि वह फिन को पाना चाहती थी। लेकिन जब उसने फिन से अपने प्यार का इजहार किया और फिन ने उसे ठुकरा दिया तो टियोन धीरे धीरे अपने स्वभाव में लौटती हुई लग रही थी। अपने स्वभाव में लौटना अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वभाव को दबाए रखना उसके लिए ठीक नहीं है। शर्मिंदगी के बाद फिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद है तुम्हें पछतावा नहीं होगा। लिविलिया ने फिन की ओर देखकर हल्के से कहा। फिन मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया। चेनशिंग और टियोन के बीच लड़ाई जल्दी ही खत्म हो गई और लगभग आधे घंटे में समाप्त हो गई। कितना अच्छा लगा। पहले की तरह वे दोनों 90 डिग्री के कोण पर जमीन पर लेट गए और टियोन चिल्लाई। उसके चेहरे पर खुशी थी। सच में, चेनशिंग मुस्कुराया और बोला। चेनशिंग की बात सुनकर टियोन ने अचानक अपना सिर घुमाया और चेनशिंग की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी गर्माहट थी। चेनशिंग ने इस गर्माहट को महसूस किया और अनजाने में ही टियोन की ओर देखा और उसकी नजरें टियोन की गर्म आंखों से मिली और वह एकदम चौंक गया। क्या? चौंके हुए चेनशिंग ने पूछा। चेनशिंग को यह सुनकर चेनशिंग के दिमाग में धीरे धीरे एक सवालिया निशान बन गया। लेकिन अगले ही पल टियोन जोर से हंस पड़ी और चेनशिंग ने टियोन के जवाब पर प्रतिक्रिया दी। उसकी आंख का कोना थोड़ा सा फड़क उठा और मॉर्निंग स्टार ने मन ही मन शिकायत की। हेस्टिया, तुम्हारी चिंता सही लगती है। सुबाकी के अलावा एक और महिला ने मुझे निशाना बनाया है और वह एक आक्रामक अमेजन है। मॉर्निंग स्टार ने थोड़ी देर आराम किया, फिर डियोना और दूसरों को देखा, फिन और बाकी 2 को देखा, सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया, फिर डियोना और एस को देखा। कृपया मुझे फूल दें। 01441112 फुलू 1321414151। हालांकि मॉर्निंग स्टार कुछ नहीं बोली, एस और डियोना दोनों जानती थीं कि मॉर्निंग स्टार की आंखों में क्या है। एस सबसे पहले उठी और बहुत पहले से तैयार किए गए 2 हथियारों के साथ मॉर्निंग स्टार की ओर चल पड़ी, डियोना को पीछे छोड़ते हुए जो उसकी ओर आ रही थी। चलो, डियोना ने एस को तिरछी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित किया। हाँ, एस ने सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ गई। जल्द ही मॉर्निंग स्टार और एस के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फिर 1 घंटे बाद डियोना के साथ लड़ाई भी तय समय पर शुरू हो गई। तीनों लोगों से लड़ने के बाद चेनक सिंह ने लेफिया के साथ हुए समझौते को तुरंत पूरा न करते हुए चेनक सिंह ने फिन और ग्रेस की ओर देखा। ये दोनों लड़के जब से यहाँ आए थे उसे बेहद तीखी निगाहों से देख रहे थे।
चेनक्सिंग को पूरा यकीन था कि फिन और ग्रेस दोनों उससे लड़ना चाहते हैं। चेंगशन भी ग्रेस और फिन से लड़ना चाहता था और उसे यकीन था कि एस और दूसरों से लड़ने की तुलना में उसे कहीं अधिक शक्तिशाली लाभ मिलेगा। क्या कहते हो फिन श्रीमान ग्रेस, क्या आप लड़ना चाहते हैं? दोनों को देखकर चेंगशन ने पहल करते हुए चुनौती दी। कृपया मुझे सिखाएं, फिन मुस्कुराते हुए सबसे पहले खड़ा हुआ। ग्रेस, जाहिर है मैं पहले यहां आई थी। जल्द ही चेंगशन और फिन मैदान में खड़े हो गए। चेंगशन को हाथ में भाला पकड़े देखकर फिन थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि मैंने एस और दूसरों से पहले सुना था कि आप विभिन्न हथियारों का कुशलता से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब लगता है कि यह झूठ नहीं है। जब तक कोई हथियार हो मैं उसे चलाने में माहिर हूं। मॉर्निंग स्टार मुस्कुराया और अगले ही पल उसने सीधे दोहरी शक्ति का प्रयोग किया और मृत्यु की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। मॉर्निंग स्टार का रूप और उसकी उंगली पर चमकती हुई अंगूठी देखकर फिन की आंखों में थोड़ा संदेह आ गया। लगता है मुझे अपनी इस लड़ने की भावना को पूरी ताकत से दिखाना होगा। ओह दया करो, फिन की बात सुनकर मॉर्निंग स्टार की आंखें फड़क उठीं और उसने अवाक होकर आंखें घुमाईं। हे ये काम नहीं करेगा। मॉर्निंग स्टार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है मॉर्निंग स्टार। मुझे बस ये नहीं पता कि तुम जादू में कितने माहिर हो, गलियारे में लिविलिया ने मुस्कुराते हुए मॉर्निंग स्टार से कहा और उसके बगल में मॉर्निंग स्टार और लेफिया थीं। बाकी लोग अभी भी प्रशिक्षण मैदान में थे, मॉर्निंग स्टार से सीखे गए कौशलों की पुष्टि कर रहे थे। मैं अपने लड़ने के कौशल पर गर्व कर सकता हूं, लेकिन जादू में मैं उतना अच्छा नहीं हूं। कृपया मेरा ख्याल रखना, लिविलिया, चेनक्सिंग ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। तुम सचमुच अलग हो। चेनशिंग की शांत प्रतिक्रिया देखकर लिविलिया भी हल्की सी मुस्कुराई और खिलखिला उठी। हम क्या अलग है? चेनशिंग थोड़ा उलझन में था। तुम्हारा मेरे प्रति रवैया बाकी साथियों से अलग है। मुझे यह अच्छा लगा, लिविलिया ने मुस्कुराते हुए समझाया। बगल में चुपचाप खड़ी लेफिया ने लिविलिया की बात से सहमत होते हुए बार बार सिर हिलाया। यह पहली बार था जब उसने किसी साथी को लिविलिया से इतनी शांति से बात करते देखा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे सामने बैठी लिविलिया शाही परिवार की सदस्य है। लगभग हर एल्फ अनजाने में ही लिविलिया का सम्मान करता है। केवल चेनशिंग ही अलग था। वह लिविलिया से बात करते समय बहुत शांत था, मानो किसी आम इंसान से बात कर रहा हो। मॉर्निंग स्टार, चिंता मत करो। मॉर्निंग स्टार के उलझन भरे चेहरे को देखकर लिविलिया और भी मुस्कुराई और धीरे से बोली। पूरी दोपहर चेनशिंग डस्क पवेलियन में लिविलिया और लेफिया के साथ जादू के ज्ञान का आदान प्रदान करता रहा। यह कहना गलत नहीं होगा कि लिविलिया वाकई चतुर्थ स्तर की जादूगरनी है, शहर की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी, और जादू में उसकी उपलब्धियां वाकई बहुत मजबूत हैं और वह लेफिया जैसी शक्तिशाली जादूगरनी को भी सिखा सकती है। चेनशिंग, जो अभी नौसिखिया है, सबसे शक्तिशाली जादूगरनी लिविलिया की बहुत प्रशंसा करता है। इस व्यक्ति ने दशकों के अनुभव से जादू की उपलब्धियों में बहुत महारत हासिल कर ली है। उसने हर प्रकार के जादू का अभ्यास किया है और उसमें बहुत निपुण है। अगर कृपा की पाबंदियां न होती तो चेनशिंग को लगता कि लिविलिया एक सर्वशक्तिमान जादूगरनी बन जाती और अपने उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के जादू का सृजन करती। यहां तक कि प्रकाश जादू का वह ज्ञान भी, जिसमें चेनशिंग ने महारत हासिल कर ली थी, लिविलिया स्पष्ट रूप से बता सकती थी। इसके अलावा लिविलिया द्वारा बताया गया जादू का ज्ञान उपयोगी था, जिससे चेनशिंग को बहुत मदद मिली। हालांकि चेनशिंग की प्रकाश जादू में प्राप्तियों ने लिविलिया को भी आश्चर्यचकित कर दिया। आखिरकार मॉर्निंग स्टार प्रकाश तत्व को सीधे नियंत्रित कर सकता है और स्वाभाविक रूप से प्रकाश तत्व की उसे बहुत गहरी समझ है। भले ही उसने अभी कुछ ही समय पहले इसे नियंत्रित करना शुरू किया हो, लेकिन यह किसी बाहरी व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक है। लेकिन लिविलिया वास्तव में उसकी बराबरी कर सकती है। इसीलिए मॉर्निंग स्टार लिविलिया की जादुई उपलब्धियों से इतना आश्चर्यचकित था। भविष्य में उससे जादू के बारे में और बात करना। लौटते समय मॉर्निंग स्टार ने धीरे से फुसफुसाया। दूसरी ओर गोधूली मंडप में लिविलिया ने अपने हाथ में कलम नीचे रख दी, अभी अभी लिखे गए जादू के ज्ञान को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। ये वे अनुभव हैं जो उसने अभी मॉर्निंग स्टार के साथ प्रकाश जादू के बारे में बातचीत करने के बाद प्राप्त किए हैं, और उसने उन सभी को लिख लिया है। भविष्य में यदि परिवार में प्रकाश जादू वाले साथी हों तो इन अनुभवों को उनके उपयोग के लिए सौंपा जा सकता है। लेफिया, तुम्हें क्या हुआ है? अनुभव पुस्तिका बंद करने के बाद लिविलिया ने बगल में खड़ी लेफिया की ओर देखा और पाया कि लेफिया इस समय उदास लग रही थी। अचानक थोड़ी उलझन में पड़ गई। लेडी लिविलिया, आपकी जादुई क्षमताएं इतनी प्रबल हैं कि मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रही हूं, लेफिया ने निराशा से कहा। अरे तुम्हें इसकी चिंता है। भले ही मॉर्निंग स्टार की जादुई शक्तियां तुम्हारी शक्तियों से अलग हैं, लेकिन वे वास्तव में तत्वों को नियंत्रित करने में, विशेष रूप से प्रकाश की जादुई शक्ति में, बहुत निपुण हैं। लेफिया, मॉर्निंग स्टार की प्रकाश की एक जादुई शक्ति बहुत शक्तिशाली है। तुम मॉर्निंग स्टार से बात करने का कोई तरीका ढूंढ सकती हो और कुछ इनाम देकर उनसे यह शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर सकती हो। यह तुम्हारे लिए बहुत मददगार होगा। अगर मॉर्निंग स्टार इसे देने को तैयार हैं, और अगर तुम्हें किसी इनाम की जरूरत है और तुम उसे वहन नहीं कर सकती हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो। यह सुनकर लिविलिया मुस्कुराई और फिर धीरे से बोली, क्या? यह सुनकर लेफिया दंग रह गई और लिविलिया को हैरानी से देखने लगी। लिविलिया ने कुछ और नहीं कहा, बस हौसला बढ़ाने के लिए हल्की सी मुस्कान दी। किस तरह का हौसला, यह तो सिर्फ लिविलिया ही जानती थी। लेफिया को यह पता था या नहीं, क्योंकि एल्फ के उलझन भरे चेहरे को देखकर लगता था कि शायद उसे भी नहीं पता था। अरे मैंने तुम्हें कई सालों तक अपने पास रखा है, मैं तुम्हारे मन की बात कैसे न समझूंगी। मुझे मॉर्निंग स्टार के लिए एक अजीब सी भावना है और मैं उसके करीब आना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा तरीका अपनाऊं, इसलिए मैंने जादू से संवाद करने का तरीका सोचा। इस तरीके का ज्यादा असर नहीं होगा, बेहतर है कि जुड़ने का कोई मौका ढूंढा जाए, और इस मौके के लिए तुम्हारी एल्फ रिंग सबसे अच्छा विकल्प है। सच कहूं तो लिविलिया की मॉर्निंग स्टार के बारे में बहुत अच्छी राय है।
क्योंकि लिविलिया मॉर्निंग स्टार को सहयात्री मानती है और जो साथ यात्रा करते हैं वे सहयात्री ही कहलाते हैं। आज मॉर्निंग स्टार से हुई बातचीत से लिविलिया को पता चला कि मॉर्निंग स्टार की जादुई प्रतिभा बहुत ही अद्भुत है, किसी भी चीज से कहीं ज्यादा अद्भुत। जैसा कि फिन और अन्य लोगों ने कहा था, मॉर्निंग स्टार जल्द ही उनके बराबर पहुंच जाएगी। फिन ने जिस पद का जिक्र किया था वह है एक हाथापाई करने वाली साहसी योद्धा, और अब लिविलिया भी यही कहना चाहती है। मॉर्निंग स्टार जल्द ही उसके बराबर पहुंच जाएगी। आखिरकार मॉर्निंग स्टार ने सिर्फ आधे महीने में ही यह मुकाम हासिल कर लिया है। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ती रही तो एक महीने में शायद किसान की जादुई शक्ति मॉर्निंग स्टार को 4.6 स्तर की जादुई शक्ति प्रदान करने के लिए काफी होगी। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो जादू की दुनिया में सचमुच उसके साथ चल सकता है। साथ ही लिविलिया मॉर्निंग स्टार के उसके प्रति रवैये से भी बहुत संतुष्ट थी। पहले कोई भी उसके साथी उसे देखकर सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। यहां तक कि हेदन और हेग, जो साहसी बनने से पहले काले कल्पित बौनों और सफेद कल्पित बौनों के राजा थे, ने भी उसे देखकर ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। भले ही बाद में वे एक दूसरे के शत्रु बन गए हों, लिविलिया उनके दिलों में छिपे सम्मान को महसूस कर सकती थी। यह स्थिति अन्य कल्पित बौनों के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन उसके लिए यह बहुत असहज था और उसे यह रवैया पसंद नहीं आया। हालांकि डांटने पर भी उन साथियों में कोई बदलाव नहीं आया। मॉर्निंग स्टार एकमात्र साथी थी जिसने पहली नजर में उसका सम्मान नहीं किया, जिससे उसे लगा कि उनके बीच बहुत दूरी है। उसने देखा कि जब वह बाहर आई तो चेनक्सिंग ने उसके साथ एक साधारण साथी की तरह व्यवहार किया। इससे उसे बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि आखिरकार उसे एक ऐसा साथी मिल गया जो उससे सामान्य रूप से बात कर सकता था। और अगर चेनक्सिंग और लेफिया कुछ परिणाम हासिल कर सकें तो वह बहुत खुश होगी। चेनक्सिंग को स्वाभाविक रूप से लिविलिया की स्थिति के बारे में पता नहीं था। एक तरफ चेनशिंग इस समय पुस्तकालय लौट आया था। पुस्तकालय लौटते ही चेनशिंग ने तुरंत अपनी शक्ति का अद्यतन शुरू कर दिया। हालांकि इसे पिछली रात ही अद्यतन किया गया था, लेकिन आज फिर से अद्यतन करना कुछ ज्यादा ही लग रहा था। फिर भी चेनशिंग अपनी शक्ति में सुधार को लेकर बहुत चिंतित था। सुबह से ही उसकी पीठ गर्म महसूस हो रही थी और अब भी चेनशिंग को यह हल्का हल्का महसूस हो रहा है। चेनशिंग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि प्रतियोगिता के बाद उसकी क्षमता में कितना सुधार हुआ है। मॉर्निंग स्टार 4.2, शक्ति B728 SSS 1336, सहनशीलता B729 SSS 1359, फुर्ती B708 SSS 1389, चपलता B739 SSS 1348, जादू G286 E305। अद्यतन वैकल्पिक विकास क्षमता बरसेकर तलवारबाज, विकास क्षमता जादू H, जादू विचार शरीर, प्रकाश का पुत्र, अंधकार का पुत्र, कौशल रेनरेन नेत्र, युद्ध देवता का संरक्षण, आकाश की ज्वाला। वह जादू को छोड़कर बाकी चारों मूलभूत क्षमताएं SSS स्तर तक पहुंच गई हैं। आज की प्रतियोगिता में प्राप्त सुधार वाकई बहुत बड़ा है। B से SSS तक यह 3 स्तरों की छलांग है, 2500 क्षमता मूल्य। इसके अलावा जादू की विकास क्षमता भी 1 स्तर बढ़ गई है। आकाश की ज्वाला का कौशल भी है, जो मृत्यु की ज्वाला की शक्ति है। हालांकि चाहे जादू हो या आकाश की ज्वाला, मॉर्निंग स्टार को अब इसकी परवाह नहीं है। चेनशिंग को अब सबसे ज्यादा अपनी क्षमता मूल्य की चिंता है। अपनी क्षमता मूल्य में इतनी वृद्धि देखकर चेनशिंग जोर से हंस पड़ा। सिस्टम प्राप्त करने के बाद यह पहली बार है जब चेनशिंग ने खुलकर अपनी आंतरिक खुशी जाहिर की है। पहले वह मन ही मन बड़बड़ाता और हंसता था। पता नहीं किसने इस बार क्षमता मूल्य को पिछली बार से लगभग दोगुना बढ़ा दिया है। इस गति से चेनशिंग 1-2 बार और कालकोठरी में जाने के बाद फिर से अपग्रेड कर सकता है, या वह ऐसी और अन्य लोगों के साथ एक और अभ्यास मैच खेल सकता है। हालांकि यह स्पष्ट रूप से असंभव है। अपनी आंतरिक उत्तेजना को दबाते हुए चेनशिंग ने अपनी मुस्कान को रोका और विकास क्षमता को देखा। जब उसने कल रात अपडेट किया था तब मैजिक गाइड का स्तर आया था, लेकिन आज यह सीधे H तक पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि मैजिक गाइड से संबंधित आज उसने जो एकमात्र काम किया वह लिविलिया के साथ जादू का संचार करना था। क्या जादू का संचार करने से मैजिक गाइड की विकास क्षमता में भी सुधार होता है? अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छा होगा। हालांकि चाहे यह सच हो या नहीं, लिविलिया के साथ जादू के ज्ञान का आदान प्रदान हमेशा मेरे लिए फायदेमंद होता है और मैं भविष्य में लिविलिया के साथ और अधिक आदान प्रदान कर सकता हूं। जहां तक शेष नए कौशल महान आकाश की ज्वाला की बात है, चेनशिंग ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आखिरकार वह इसे पहले से ही जानता था। शौचालय में जाकर नहाने के बाद चेनशिंग ने हेस्टिया को नमस्कार किया और फिर बाहर चला गया। होटल में एक कमरा बुक करने के बाद चेनशिंग ध्यान में बैठ गया। अपने विचारों और शक्ति को उस विचार शरीर में स्थानांतरित करने लगा जो अभी तक मुक्त नहीं हुआ था और ओरारियो में कहीं स्थित था। चेनशिंग का विचार शरीर भी एक होटल में था। चेतना के विचार शरीर में आने के बाद चेनशिंग ने विचार शरीर को नियंत्रित करके खड़ा किया और जोर से अंगड़ाई ली। इन दिनों चेनशिंग शायद ही कभी विचार शरीर को नियंत्रित करके चलता था और ज्यादातर समय होटल में ही रहता था। अब आखिरकार अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का समय आ गया है। विचार शरीर को नियंत्रित करते हुए चेनशिंग बाबेल के टावर की ओर तेजी से बढ़ा। अब देवताओं की सभा में भाग लेने का समय आ गया है। बूढ़े बाइडन डायोनिसस, बेहतर होगा कि आप भी हमारे साथ आएं। उसी समय 0.2 जब मॉर्निंग स्टार विचार शरीर को नियंत्रित कर रहा था तो कई अन्य स्थान भी थे। सादा, चलो देखते हैं कि तुम किस तरह के अस्तित्व हो। लूसिफर हर्मेस परिवार के घर की छत पर हर्मेस ने बाबेल के टावर की दिशा में देखा, अपनी टोपी का किनारा नीचे किया और टोपी के किनारे के नीचे की छाया में उसकी आंखों की एक जोड़ी हल्की सी चमकी और पता नहीं वह क्या योजना बना रहा था।
दूसरी ओर लोकी पहले ही गोधूली मंडप से उत्साह से उछलते कूदते हुए एक बच्चे की तरह बाबेल के टावर की ओर दौड़ पड़ा था। अरे भोर के तारे के बालक, मैं आ रहा हूँ। लोकी के अलावा रजत महल में फ्रेया धीरे धीरे सिंहासन से उठी। देखते हैं भला किस तरह का देवता तुम्हारे जैसे प्राणी को अपने साथ शामिल कर सकता है। भोर के तारे, फ्रेया ने धीमी आवाज में कहा, फिर मुड़कर कमरे से बाहर निकल गई और बाबेल के टावर की ओर दौड़ पड़ी। केवल ये 3 देवता ही नहीं बल्कि कई अन्य देवता भी इस समय बाबेल के टावर की ओर लुसिफर की उम्मीदों के साथ निकल पड़े। सभी देवता यह जानना चाहते थे कि भोर के तारे के प्रमुख देवता लुसिफर किस प्रकार का प्राणी है। यह कहा जा सकता है कि इस समय सभी देवता उस लुसिफर से प्रभावित थे जिससे वे पहले कभी नहीं मिले थे। तथाकथित देव सभा अंततः देवताओं के एक समूह द्वारा बोरियत दूर करने का एक अवसर है। देवताओं के परिवारों का भरण पोषण होने के बाद कुछ देवता आलसी हो गए। ये आलसी देवता दूसरे देवताओं के साथ मिलकर उपद्रव करने और कुछ उबाऊ तुच्छ कामों में समय बिताने लगे। समय बीतने के साथ इस प्रकार की सभाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं और इनका आकार भी बढ़ता गया। अंततः इस गतिविधि का उद्देश्य बदल गया। बातचीत से हटकर यह नवीनतम खुफिया जानकारी साझा करने और विचारों का आदान प्रदान करने तक पहुंच गया। इसलिए यह सभा अब केवल परिवारों के बीच विचारों का आदान प्रदान नहीं रह गई बल्कि यह एक ऐसी गतिविधि बन गई जो संघ के साथ सहयोग करती है और पूरे शहर को प्रभावित करती है। देवताओं की सभा का स्थान बाबेल की मीनार की 30वीं मंजिल पर स्थित सभा कक्ष है। इस तरह की सभा को भले ही नाम मात्र की कहा जा सकता है, लेकिन देवताओं की सभा को मान्यता मिल चुकी है और यह एक शक्तिशाली परामर्श एजेंसी के रूप में विकसित हो चुकी है जो साहसी परिवारों को भी प्रभावित कर सकती है। उपाधियां देना भी इसका एक हिस्सा है और अब यह एक नियमित प्रक्रिया बन गई है। देवताओं का सम्मेलन हर 3 महीने में होता है और सम्मेलन में सबसे प्रतीक्षित गतिविधि यह है कि 3 महीनों के भीतर उन्नत हुए साहसी लोगों को कुछ ऐसी उपाधियां दी जाती हैं जो इतनी बुरी होती हैं कि उन्हें बदनामी की सूची में डाल दिया जाता है। क्योंकि देवता नए उन्नत हुए साहसी लोगों को अपनी ही बुरी पसंद के अनुसार कुछ ऐसे नाम देते हैं जो बेहद घटिया होते हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे अपने परिवार के बच्चों के लिए ऐसी उपाधि प्राप्त कर सकते हैं जो बदनामी की सूची में दर्ज न हो, यह परिवार की शक्ति और देवताओं की शक्ति पर निर्भर करता है। मूल पुस्तक में हेस्टिया फ्रेया की मदद से बेल को एक अच्छी उपाधि देने में अनिच्छुक थी। हालांकि मॉर्निंग स्टार इन देवताओं की बात नहीं मानेगी। अगर आपको सच्चाई समझ नहीं आई तो मुझे भी मुक्केबाजी का थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगर ये देवता खुद को कोई घटिया नाम देने की हिम्मत करते हैं तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा और एक एक करके उन्हें पीटूंगा। अगर बदला लेना है तो आओ और मैं तुम्हारी खूब पिटाई करूंगा। देवताओं का सम्मेलन बाबेल की मीनार की 30वीं मंजिल पर होता है जो सभामहल है। यहाँ देवता आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं और साहसी लोगों को उपाधियां देते हैं। मॉर्निंग स्टार ने बाबेल की मीनार की लिफ्ट ली और चुपचाप 30वीं मंजिल पर आ गया। इसी दौरान मॉर्निंग स्टार ने एजिना से सभामहल के स्थान के बारे में पूछा था। इसलिए 30वीं मंजिल पर आने के बाद मॉर्निंग स्टार रास्ता नहीं भटका क्योंकि वह यहाँ पहली बार आया था और उसने सभामहल का स्थान तुरंत ढूंढ लिया। खैर, अगर उसने एजिना से नहीं भी पूछा होता तो भी मॉर्निंग स्टार प्रकाश की किरणों का उपयोग करके सभामहल का स्थान ढूंढ सकता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि देवता तथाकथित ल्यूसिफर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। इस समय आमंत्रित देवता लगभग यहाँ पहुंच चुके थे और कई देवता आपस में बातचीत करने के लिए एकत्रित हो गए। पूरा सभा भवन शोरगुल से भरा हुआ था। हालांकि ये देवता चाहे कितनी भी गर्मागर्म बातें कर रहे हों, वे बीच बीच में द्वार की ओर देखते रहते थे। इसका कारण वहां मौजूद सभी देवता जानते थे। यह लूसिफर के आने की प्रतीक्षा के अलावा और कुछ नहीं था। मैं जल्द से जल्द लूसिफर को देखना चाहती हूँ। हेफेस्टस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी वापस आओगे। मुझे याद है कि तुम्हारे परिवार में पिछले 3 महीनों में किसी का भी पदवर्धन नहीं हुआ है ना? हेफेस्टस के बगल में बैठी फ्रेया ने हल्के से मुस्कुराते हुए हेफेस्टस से पूछा। हाँ, मैं चेंशिंग को जानती हूँ, इसलिए मैं यह देखने आई हूँ कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ। वैसे मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि कुत्ते की लीद पर पैर रखने वाला यह आदमी कैसा है। हेफेस्टस मुस्कुराया और जवाब दिया। इस बार उसके यहाँ आने का पहला उद्देश्य चेंशिंग को बेहतर पदवी दिलाने में मदद करना था और दूसरा यह देखना था कि कौन इतना भाग्यशाली है कि उसे चेंशिंग जैसा होनहार साहसी मिल गया। सच में, फ्रेया ने हल्के से सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि वह किसी को छीनने नहीं आई। वैसे फ्रेया, तुम्हारा क्या हाल है? तुम भी यहाँ क्यों हो? तुम्हें इस तरह की सभाएं पसंद नहीं हैं? पिछले 3 महीनों में परिवार में किसी साहसी ने पदोन्नति नहीं पाई है ना? हेफेस्टस ने भी सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं ऊब रही थी और तुम्हारी तरह ही उत्सुक थी, इसलिए देखने आई हूँ। अगर हो सके तो मैं भी कुछ काम की तलाश में हूँ। आखिरकार मैं मॉर्निंग स्टार को लेकर काफी आशावादी हूँ। फ्रेया ने यहाँ आने के अपने उद्देश्य को छिपाया नहीं और सीधे सीधे कह दिया। ये शब्द सुनते ही हेफेस्टस और उसके आसपास के कई देवता स्तब्ध रह गए और फिर उन्हें लगा कि यह फ्रेया की शैली के अनुरूप ही है। मॉर्निंग स्टार एक ऐसा उत्कृष्ट साहसी है जिसने आधे महीने में ही अपनी क्षमता का विकास कर लिया है। फ्रेया के लिए उसे निशाना बनाना वाकई आसान है। एक बार फ्रेया उसे निशाना बना लेगी तो 9वीं मंजिल को वह विभिन्न तरीकों से हासिल कर लेगी। अन्य देवताओं की आंखें अचानक चमक उठीं और वे मानो तमाशा देख रहे थे। केवल हेफेस्टस का चेहरा शांत था, लेकिन वह मन ही मन चिंतित थी। आखिरकार वह जानती थी कि मॉर्निंग स्टार और हेस्टिया के बीच अच्छे संबंध हैं और वे साझेदार बन चुके हैं। अगर मॉर्निंग स्टार को फ्रेया अपने साथ ले जाती है तो हेस्टिया क्या करेगी? फ्रेया के बारे में फैली अफवाहों के अनुसार मॉर्निंग स्टार को खोदकर निकाला गया था और यह निश्चित रूप से फ्रेया का वर्जित फल होगा और किसी को भी, किसी भी देवता को इसे छूने की अनुमति नहीं होगी।
वापस लौटने पर हेस्टिया को इसके बारे में बता देना और हेस्टिया को बचाव के लिए तैयार रहने को कहना। मन ही मन बड़बड़ाते हुए हेफेस्टस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप सभी आमंत्रित देवताओं के आने और देवताओं की सभा शुरू होने की प्रतीक्षा करने लगी। हेफेस्टस को इस तरह देखकर हेलेना को कोई परवाह नहीं थी। इन दिनों उसने स्वाभाविक रूप से मॉर्निंग स्टार की स्थिति के बारे में पूछताछ की और जानती थी कि हेस्टिया मॉर्निंग स्टार के पुस्तकालय में रहती है और जानती थी कि हेस्टिया और मॉर्निंग स्टार के बीच कोई अज्ञात संबंध प्रतीत होता है। लेकिन उसे परवाह नहीं थी। मॉर्निंग स्टार को खोदकर निकालने के बाद डरने की कोई बात नहीं होगी। हालांकि सभी देवता गपशप करने वाले होते हैं और फ्रेया की बातें आसपास के देवताओं द्वारा सीधे फैला दी गईं। कुछ ही मिनटों में सभा भवन में मौजूद सभी देवताओं को पता चल गया कि फ्रेया लोगों को अपने जाल में फंसाने वाली है। अरे फ्रेया, क्या तुम मुझसे लोगों को चुराओगी? लोकी ने भी यह सुना और मेज पर चढ़कर नाराज चेहरे से फ्रेया पर चिल्लाया। लोकी को इस तरह देखकर वहां मौजूद सभी आनंदित देवता तुरंत उत्साहित हो गए। लोकी और फ्रेया ओरारियो के दो प्रमुख परिवारों के मुखिया देवता हैं। अगर वे लड़ते तो यह उनके लिए बहुत मनोरंजक होता। लोकी की प्रतिक्रिया देखकर फ्रेया ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और कुछ आश्चर्य से लोकी को देखा। न केवल फ्रेया बल्कि अन्य गंभीर देवता भी ऐसे ही थे। हेफेस्टस ने भी लोकी को आश्चर्य से देखा, क्योंकि वह जानती थी कि लोकी भले ही लोगों को अपने साथ मिलाता था, लेकिन वह केवल उन्नत और आरक्षित साहसी लोगों को ही अपने साथ मिलाता था, जो दूसरे परिवारों से आते थे और किसी भी समय धर्म परिवर्तन कर सकते थे। वह कभी भी खुलेआम दूसरों के लोगों को अपने साथ नहीं मिलाता था। लेकिन अब लोकी मॉर्निंग स्टार को अपने साथ मिलाने के लिए तैयार लग रहा है। ये देवता आश्चर्यचकित क्यों नहीं होते? आश्चर्यचकित होने के बाद कई देवता गहराई से सोचने लगे। लोकी को ऐसा करने देने के लिए नवोन्नत साहसी रिकॉर्ड तोड़ने वाले मॉर्निंग स्टार के पास अवश्य ही कोई बहुत महत्वपूर्ण रहस्य होगा। यह रहस्य लोकी के लिए अपनी ही 10 वायु शक्तियों को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। और जो देवता मनोरंजन देखना पसंद करते थे, उन्होंने भी शुरुआती आश्चर्य के बाद इस बारे में सोचा और स्वाभाविक रूप से यही विचार आया। कुछ देर के लिए देवता मॉर्निंग स्टार की स्थिति में और अधिक रुचि लेने लगे। पास ही में हर्मीस दृश्य में हो रहे परिवर्तनों को देख रहा था। उसने अपनी टोपी का किनारा दबाया और अंधेरे में अपनी आंखें छिपा लीं। निश्चित रूप से मॉर्निंग स्टार की वास्तविक स्थिति जानने के बाद लोकी भी शिकार करने से खुद को नहीं रोक पाएगा। मॉर्निंग स्टार की शक्ति जानने के बाद हर्मीस ने अनुमान लगाया कि लोकी शिकार कर सकता है और मॉर्निंग स्टार ने उसके अपने परिवार मिंग का शिकार किया था। मॉर्निंग स्टार की वास्तविक स्थिति जानने के बाद कोई भी मॉर्निंग स्टार जैसे विशालकाय साहसी को नहीं छोड़ेगा। वह भी भावुक हो गया।